आज 11वां दिन है हमारा 10th। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल के बार वोकेशनल कोर्स के 10वें दिन को तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अभी तक बार वोकेशनल कोर्स के अंदर हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश ये थी कि आपको उन टॉपिक्स और उन इश्यूज़ के साथ आगाही दी जाए और प्रैक्टिकल आगाही दी जाए जिससे आपकी अगले 2 सालों के अंदर रोज़ी रोटी वाबस्ता हो। बड़े बड़े टॉपिक्स, बड़े बड़े मामलात जो हैं उनके अंदर हमने आपको इसलिए नहीं सिखाया कि वो चीज़ें तो इंशाल्लाह आपको डाउन द करियर आपको उनके मौके मिलेंगे। अभी आपके चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज करने के लिए आपसे ऐसे ऐसे चीज़ें हमने बीच में पढ़ाई, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, अग्रीमेंट टू सेल क्या चीज़ होते हैं, छोटे मोटे जरा कैसे होती है, ये चीज़ें आपको अभी तक सिखाई हैं। कंज्यूमर लॉज के ऊपर आपसे बात की बिकॉज नुक्ता ये था कि वकालत की इब्तदा में आपको इस नौयत के केसेस बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। इसी तरीके से आज का टॉपिक जो रेंट लॉज का टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि चीज़ें आपको इस प्रोफेशन की इब्तदा में हमसाये का अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना और उस पर लिटिगेशन करना और जानने वालों का आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि इस टॉपिक के लिए जो कि एक न्यू एंट्रेंट के लिए अव्वल तो अगर आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी आप मुआहदा जात बना रहे हैं तो उस पर भी पैसे आपको ऑल थ्रू योर करियर मिलते रहेंगे, मगर इस पे अबूर हासिल करना इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर यू एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। इस लिहाज से इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए और हमारी खुशकिस्मती है कि हम रिपीटेडली उन्हें बुलाते हैं और वो रिपीटेडली आते हैं। अ लेजेंड ऑफ द बार वोकेशनल कोर्स, एक अजीम बाप के एक अजीम बेटे जिन्होंने बेशुमार कंट्रीब्यूट किया है बार वोकेशनल कोर्स से पहले भी ट्रेनिंग ऑफ द यंगस्टर्स एज वेल, और उसके बाद भी जब हमने किया वी कंसिडर्ड हिम सो इम्पोर्टेंट या सो वाइटल और सो डेडिकेटेड टू दिस के लाहौर बार के अंदर 2 मरतबा बार वोकेशनल कोर्स हमने ज़ीशान अहमद मलिक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके ज़िम्मे हमने लगा दिया कि भाई तुम चलाओ, बिकॉज हिज डेडिकेशन टू द यंगस्टर्स और नए पौध के अंदर जितने दोस्त वगैरह आ रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे आया हैं और वो इस चीज़ से भी बल्कि ज़ाहिर होती है कि इस मरतबा इनकी प्रमोशन हो गई है। पहले सिविल जज थे, अब ये बीच में हाई कोर्ट में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, असल में सिविल जज नहीं थे, अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इनको टेक ओवर कर लिया कि वो उनका बार वोकेशनल कोर्स चलाएं। सो वी आर लकी टू हैव हिम बिटवीन अस। ज़ीशान अहमद मलिक साहब इज़ अ ट्रू प्रोफेशनल। उससे ज़्यादा सदका जारिया के लेवल के ऊपर ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ट्रेनिंग ऑफ लॉयर्स एज वेल, और कंसिस्टेंटली पिछली मरतबा हम बाकियों से तो एक लेक्चर करवाते हैं, ज़ीशान साहब से दो हमने करवाए। इनके पुराने लेक्चर्स भी ऑनलाइन मौजूद है। करें प्रैक्टिकल नौयत से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रेंट लॉज पे बात करने के लिए मेरे दोस्त और बार वोकेशनल कोर्स की शान ज़ीशान अहमद मलिक। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं प्लीज़। आपके लिए हमने बड़ी वाली कुर्सी आज लगवाई है। All yours. You'll be working on that one, please. Thank you. थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, आप हमेशा बड़े जनरस होते हैं और आप तारीफ़ जिस तरह करते हैं, आप खुद बेशक एक अजीम इंसान है और आपका एक बहुत बड़ा रोल है लीगल एजुकेशन को इम्पार्ट करने में, तो अल्लाह ताला आपको भी इसमें इस्तेकामत दे। और आप लोग बताएं खैरियत से हैं? आवाज़ हर तरफ आ रही है, कोई इशू तो नहीं किसी किस्म का? ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले ही मैं एक बात आपको मैं बता दूं कि कोई लेक्चर की तरह का सिलसिला नहीं होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन मैं चाहूँगा आपकी तरफ से, साथ साथ लेकर इसको चलेंगे, डिस्कशन करेंगे ओवरऑल। तो टॉपिक तो आपको पता है, स्लाइड्स भी शायद आपके पास सामने लगी हुई हैं। रेंट लॉज इन पाकिस्तान, पंजाब स्पेसिफिकली। जब आप लॉ कर रहे थे यकीनन आपने रेंट लॉज पढ़े होंगे, या अगर ना भी पढ़े हों तो कहीं ना कहीं आपने शायद सुना हो, वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। कभी सुना था? नहीं सुना, पहली दफा सुना। जिन्होंने सुना था वो अब सुनकर क्या समझ रहे हैं कि वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट का क्या मतलब है? जी बताइए।
इसका मतलब पढ़कर ये लगता है कि जो एक टेनेंट है वो हमेशा टेनेंट ही रहेगा। वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, यही मतलब है इसका कि जो टेनेंट है वो हमेशा टेनेंट ही रहेगा। इसका ये मतलब है कि क्या उसको वो जो डिमाइस प्रेमिसेस है, जो रेंटेड प्रेमिसेस है, क्या वहाँ से एविक्ट नहीं करवाया जा सकता? उसका स्टेटस हमेशा टेनेंट का ही रहेगा, या कुछ और मतलब है इसका? ओनरशिप नहीं। यस, इसका ये मतलब है कि ही विल नेवर स्टेप इनटू शूज ऑफ द लैंडलॉर्ड। इसलिए कहते हैं कि वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। अच्छा, पंजाब में है रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। आपने बेतहाशा स्टेच्यूट्स पढ़े होंगे जब आप लॉ कर रहे थे। किसी भी स्टेच्यूट को अगर देखना हो कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्ट को एसरटेन करने के लिए कहाँ देखना जरूरी होता है? प्रीएम्बल। तो हम इसके प्रीएम्बल से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इसका प्रीएम्बल क्या कहता है। इसका प्रीएम्बल कहता है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, to provide a mechanism for settlement of their disputes in an expeditious and cost effective manner for connected matters। इसमें यह है कि रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड कौन होता है? जो मालिक होता है। टेनेंट कौन होता है? जो किराएदार होता है। जब टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंसी वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है, उसको रेगुलेट करने के लिए। और इसके अलावा अगर उनके कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनके डिस्प्यूट्स को जल्द अज जल्द और कम खर्चा करके ख़त्म करने, रिजॉल्व करने के लिए, और उनके बाकी तमाम मामलात के लिए ये प्रीएम्बल बनाया गया। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि जो टेनेंट है और लैंडलॉर्ड है, टेनेंट कौन होता है? जो किराएदार होता है, और लैंडलॉर्ड जो मालिक होता है। लैंडलॉर्ड की अगर डेफिनेशन देखें, यहां पर कुछ चीजों पर फोकस किया होगा, वो जरा अपने साथ साथ जरूर देखना है। लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ अ प्रेमिसेस एंड इंक्लूड्स अ पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड और ऑथराइज्ड टू रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेमिसेस। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक वो शख्स जो कि प्रॉपर्टी का मालिक है वो भी लैंडलॉर्ड है। वो शख्स जो एंटाइटल्ड है और ऑथराइज है टू रिसीव रेंट, दैट पर्सन इज ऑल्सो लैंडलॉर्ड। अब तीन लोगों के मुतालिक बात की गई है। नंबर वन कौन है? ओनर। लैंडलॉर्ड, तीन लोग हैं जो लैंडलॉर्ड हैं। नंबर वन ओनर, नंबर टू that person who is entitled to receive rent, number 3 that person who is authorized to receive rent। अच्छा, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि वो शख्स जो प्रॉपर्टी का मालिक है, that person is landlord। लेकिन ये authorized और entitled का क्या मतलब है? who is an authorized person and who is an entitled person? जी बताइए। वो शख्स जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है टू रिसीव रेंट, वेदर दैट पर्सन इज एन एंटाइटल्ड पर्सन और ऑथराइज्ड पर्सन। यस, बच्चे को कह देता है। अच्छा ठीक, किसी छोटे भाई को कह दिया, जिसको घर में बच्चा बच्चा कहा जाता है, उसको कह दिया कि जाओ भाई जाकर रेंट ले लो। या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास हो, उसको लैंडलॉर्ड किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे इस हद तक कि भाई मेरे बिहाफ पर तुम जाकर लैंडलॉर्ड वो टेनेंट से रेंट रिसीव करोगे, तो दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड। अब ये एंटाइटल्ड का वर्ड यूज हुआ है। हु इज द एंटाइटल्ड पर्सन? वो कौन है जी? केयर ऑफ द ओनर। केयर ऑफ द ओनर कोई भी जाकर, ओके, लीगल एयर ऑफ द ओनर, यस। अब देखें, कई दफा ऐसे होता है, इन सबसे पहले लिखा कि वो शख्स जो ओनर है, जो मालिक है, वो तो लैंडलॉर्ड है। अब मालिक की डेथ हो जाए, उसके लीगल एयर्स आ गए, प्रॉपर्टी अभी भी मालिक के नाम ही है, प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई लीगल एयर्स के नाम।
लेकिन जो लीगल एयर्स हैं दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट। तो ये एंटाइटलमेंट और ऑथराइजेशन का फर्क है। तो तीन तरह के लैंडलॉर्ड हो गए, एक वो जो ओनर है, नंबर टू दैट पर्सन हु इज ऑथराइज्ड, एंड नंबर थ्री दैट पर्सन हु इज एंटाइटल्ड। अच्छा, ये तो होगी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन। अब देखते हैं टेनेंट की डेफिनेशन क्या है। Tenant means a person who undertakes or is bound to pay rent as consideration for the occupation of a premises by him or by any other person on his behalf and includes। अच्छा, ये बताइएगा आप में से अगर कोई बताना चाहे कि ये जो रेंट होता है प्रॉपर्टी का, इसको क्या कहते हैं, कि ये प्रॉपर्टी का क्या है? कंसिडरेशन बोल सकते हैं, और बयाना नहीं, एरियर्स तो बात की बात है ना, अगर कोई रह जाते हैं उसमें से। और क्या बोलते हैं? इनकम बोल दें, इनकम बोल दें उसका, इट इज फ्रूट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट इज राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब टेनेंट वो शख्स है जो अंडरटेकिंग देता है या पाबंद है किस चीज का? रेंट पे करने का। कंसिडरेशन फॉर द ऑक्यूपेशन। अब ही इज इन पोजेशन ऑफ द रेंटेड प्रेमिसेस। अब रेंटेड प्रेमिसेस की ऑक्यूपेशन यानी उसका कब्जा रखने की जो कंसिडरेशन है दैट इज रेंट। और वो शख्स जो पाबंद है या अंडरटेकिंग देता है कि मैं इसकी कंसिडरेशन पे करूंगा, दैट इज अ टेनेंट। अब इसमें इंक्लूड कौन है? अ पर्सन हु कंटिन्यूज टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस after the termination of his tenancy for the purpose of a proceeding under this act। अच्छा, ये इनको अंदर ऐड करने की क्यों जरूरत पेश आ गई? एक शख्स है, वो टेनेंट है, टेनेंसी चल रही है, टेनेंसी खत्म हो जाती है, तो क्या टेनेंसी खत्म होने के बाद उसका स्टेटस बतौर टेनेंट खत्म हो गया? जब तक वो वहां पर रह रहा था, जब तक वो रहा। अब होता ये था कि माजी में जब टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद टेनेंट के खिलाफ इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की जाती थी, तो वो एक प्ली लेता था। वो कहता था कि जी एग्रीमेंट तो मेरा एक्सपायर हो गया, तो अब तो मेरा स्टेटस बतौर टेनेंट रहा ही नहीं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, भाई ठीक है, तुम्हें जो यहाँ पर बैठाया गया था वो बतौर टेनेंट बैठाया गया था 11 महीने के लिए या जितने भी सालों के लिए। अब वो पीरियड एक्सपायर हो गया, तुम अभी भी बतौर टेनेंट ही बैठे हो, तुम्हारा स्टेटस अब भी बतौर टेनेंट ही है। फिर आगे लीगल एयर्स ऑफ अ टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द टेनेंट हु कंटिन्यू टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस। अब अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है और उसके वारसान वहां पर बैठे हैं, तो जैसे ही डेथ हुई अब उसके वारसान को टेनेंट कंसिडर किया जाएगा। फिर आगे अ सब टेनेंट हु इज इन पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस और पार्ट देयर ऑफ विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये सब टेनेंट कौन होता है? इसको सब लीज कर दी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अमूमन हर डिमाइस प्रेमिसेस रेंटेड प्रेमिसेस, उसमें जो भी टेनेंट बैठा होगा, क्या एज अ मैटर ऑफ राइट वो किसी को सबलेट कर सकता है प्रॉपर्टी? उसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। लिखा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर नहीं कर सकता वो किसी को सबलेट। हाँ, और अगर लिखा भी है तो बेहतर यही होता है कि उसके बावजूद को रिटर्न उसकी ले ली जाए कि जी फलाने शख्स को मैं सबलेट कह रहा हूं। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ये यार यकीनन कभी नहीं सुनी होगी आपने टर्म। सबलेटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? आप बता सकते हैं? आप बताएंगी सबलेटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, आप आगे जो आप आगे नहीं, शिकमी किराएदारी, शिकमी किराएदारी, शिकमी, शिकनी नहीं, शिकमी किराएदारी। कि अगर एक टेनेंट बैठा है वो अपने साथ किसी और को बिठा लेता है, शिकमी किराएदारी उसको कहा। अच्छा, अब फ्लैट्स वगैरह होते हैं, एक बंदे ने ग्राउंड रेंट पे दिया हुआ है, ऊपर फ्लैट जब बनाती है वो आगे मजीद रेंट पे दे रहा है, ये उसमें आएगा? फ्लैट बनाकर आगे रेंट पर दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर उसका अपना फ्लैट है, उसने खुद कंस्ट्रक्शन किया है, बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, आगे फ्लैट्स है वो रेंट पे दे रहा है। हाँ, ये एक तरह से अगर वो पूरे का पूरा लेते हैं आगे मजीद करते हैं, दैट इज सबलेटिंग।
ये भी सब लेटिंग है। आजकल वो महीने के या 2 महीने रेंट पे लेके आगे रेंट दे रहे हाँ, हैं Airbnb ये जो असल लैंडलॉर्ड होता है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है। रेंट एग्रीमेंट में ये मेंशन किया जाता है कि आपसे हम रेंट पर ले रहे हैं, आगे मजीद जिसको भी चाहे रेंट पर दिया जा सकता है। इसको शिकमी किराएदारी या सब लेटिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं, अच्छा अगर इस एक्ट को हम देखते हैं अभी, क्योंकि इसकी हमने डिवीजन करनी है एक्ट के सेक्शंस देखने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टैट्यूट, ये एक्ट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला हिस्सा है क्रिएशन ऑफ टेनेंसी, कि टेनेंसी क्रिएट कैसे होती है, हाउ इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। दूसरा, ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज एंड ग्राउंड्स फॉर एविक्शन, राइट्स एंड ड्यूटीज टेनेंट की क्या है, लैंडलॉर्ड की क्या है। और तीसरा है रेंट ट्रिब्यूनल, यानी केसेस, रेंट मैटर्स जब फाइल करने हैं। तो कितने हिस्से इसके हो सकते हैं? 3 हिस्से। नंबर 1 कौन सा है? क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। दूसरा, ऑब्लिगेशंस, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। और तीसरा है लिटिगेशन। तो हम शुरू करते हैं क्रिएशन ऑफ टेनेंसी से। सेक्शन 5 कहता है अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट अ प्रेमिसेस विदाउट अ टेनेंसी एग्रीमेंट। अच्छा, अब टेनेंसी एग्रीमेंट के बगैर कोई भी लैंडलॉर्ड किसी को वो जो जगह है वो किराए पर नहीं देगा। अच्छा, क्या ओरल टेनेंसी होती है? अब नहीं होती। ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो स्टैंड करता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो है टेनेंसी इसके अंदर जो प्रेफर किया जाता है वो यही है कि जी आप रिटन एग्रीमेंट करें। रिटर्न एग्रीमेंट करें। सर, अब जी, अगर किसी ने पहले ऑरल किया और बाद में कोई 5 साल 10 साल बाद उसने रिटर्न कर लिया हो, तो वो कोई जिसने जो टेनेंट है वो कर सकता है कि ये एग्रीमेंट को मैं मानता नहीं हूँ, मैंने तो कोई रेंट पे ली नहीं जगह। नहीं, ऐसे अगर उसने रिटर्न फॉर्म में एग्जीक्यूट कर लिया है तो फिर किसी और स्टेज पर वो ये तो नहीं कह सकता कि मैंने नहीं किया। और ये जब ये 2009 में ये एक्ट आया था तो अक्सर लोगों ने यही किया था, पहले ओरली चल रहे थे, फिर इस स्टैट्यूट के तहत उन्होंने लिख कर करना शुरू कर दिया। और कई लोग ऐसे हैं जो 2009 से पहले बतौर टेनेंट बैठे हुए थे, अभी तक वो टेनेंट बैठे हैं और अभी तक कोई रिटर्न फॉर्म में उन्होंने टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया। अब उन लोगों के साथ ये लॉ कैसे ट्रीट करता है वो भी हम आगे चलकर देखते हैं। लेकिन बात यहां से शुरू हो गई, लैंडलॉर्ड को मना कर दिया कि भाई जगह किराए पर देनी है तो क्या करने के पाबंद हो, रिटर्न फॉर्म में टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर सेक्शन 6 ने साथ ही बता दिया कि अगर आप रिटर्न फॉर्म में टेनेंसी एग्रीमेंट लिख रहे हैं तो उस टेनेंसी एग्रीमेंट में होना क्या क्या कुछ चाहिए। जी नहीं, ये इसके अंदर जो है पंजाब में जो अर्बन है वो इसके तहत है। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेमिसेस, टेन्योर, ये पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टीज, इसमें क्या होगा? नाम, एड्रेस, हाँ बिल्कुल, उसमें उनकी डिटेल्स दोनों की बता दी जाएगी। जो लैंडलॉर्ड है उसकी डिटेल भी और जो टेनेंट है उसकी डिटेल भी। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेमिसेस, उसकी डिटेल, प्रॉपर्टी की डिटेल, प्रॉपर्टी कहाँ वाक़या है, कितने मरला है, मेजरमेंट क्या है, कितने स्टोरी है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, किस किस्म की है, कितने कमरे हैं, ये सारी चीज़। फिर टेन्योर, कितने अरसे के लिए ये किराए पर दी जा रही है। फिर रेट ऑफ रेंट, रेट ऑफ एनहांसमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट। अब ये बड़ी अहम चीज़ है। रेट ऑफ रेंट तो चलें ठीक है, महाना इतना किराया है। रेट ऑफ एनहांसमेंट अगर ना लिखा हो तो आपको आइडिया है अमूमन कितने परसेंटेज एनुअल एनहांसमेंट रेट होता है? 10%। लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों अगर 20% लिख देते हैं तो उनकी मर्जी। फिर आगे मोड ऑफ पेमेंट। ये मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट क्यों लिखा गया? सर क्योंकि कैश भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी ट्रांजैक्शन की जा सकती है, कोई चीज़ भी दी जा सकती है पैसों के बदले, तो
इस तरह से वो स्पेसिफाई करना कि किस मोड के अंदर आप मुझे पे करेंगे, तो बाद में उस चीज़ को फिर प्रूव करना इजी हो जाएगा कोर्ट के। बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, बेहतरीन मोड ऑफ पेमेंट क्या है? बैंक है। अभी आप आगे जाकर देखिए, साथ ही आ गया पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो स्टैट्यूट ने ही कह दिया कि बैंक में ही किराया जमा करवाया जाएगा। पर्पस फॉर विच प्रेमिसेस वर ऑब्टेन्ड, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है। अच्छा, ये जो सवाल था मेरा कि मोड क्यों बताया गया है, इसका कोई और मकसद भी हो सकता है? बिल्कुल, इसकी एक वजह है। नहीं, इनकम टैक्स तो इसकी देखिए वो एक ठीक है, वो तो एक अलग सारा सिलसिला है, लेकिन ये जो स्टैट्यूट बनाया गया है ये दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब पहले क्या होता था, अगर लैंडलॉर्ड एक दफा डिसाइड कर ले कि मैंने इस टेनेंट को अब यहां पर नहीं बैठे रहने देना, लेकिन उसको निकालने का जवाब कोई नहीं है, वो डिफॉल्टर नहीं है, उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन नहीं की, उसने कोई न्यूसेंस नहीं किया, उसने कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं की, तो इस सिचुएशन में क्या उसके खिलाफ एविक्शन फाइल करने का जवाब है? कोई है जवाब? सर पर्सनल लीड आ सकती है इसमें? इसमें तो नहीं आ सकता। नहीं, लेकिन अब तो लिखा खुद से। जाता है कि नोटिस दे दिया जाए। हाँ, वो अभी हम आते हैं, उस तरफ आते हैं। स्टैट्यूट के अंदर नहीं बताया गया कि पर्सनल नीड के ऊपर, लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग है उसमें लिख देते हैं वन ऑफ द टर्म्स, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा गया है अगर उसके मुताबिक कुछ ऐसी कंडीशन जिसकी वायलेशन होती है लेकिन स्टैट्यूट ने वो नहीं कहा था, तो आप उस ग्राउंड पर जा सकते हैं। पर्सनल नीड स्टैट्यूट ने नहीं कहा, लेकिन आप अगर लिख देते हैं तो जा सकते हैं। अब पहले क्या होता था, अगर डिफॉल्टर नहीं है टेनेंट और लैंडलॉर्ड उसको निकालना चाहता है, टेनेंट जब उसके पास किराया लेकर जाता था तो लैंडलॉर्ड कहता था कि भाई मैं किराया नहीं लेता, वो किराया लेने से इनकार कर देता था, क्योंकि किराया दे रहा तो रसीद देनी पड़ेगी, रसीद देगा तो डिफॉल्टर तो नहीं साबित हो सकेगा, तो इसलिए वो किराया ही नहीं देता था। 1-2 महीने का किराया नहीं दिया और बाद में एविक्शन फाइल कर दी। अब इसलिए इन्होंने कहा कि मोड बता दिया जाए। अगर लैंडलॉर्ड की नीयत में फतूर आ जाए और वो चाहता है कि मैं किसी तरीके से रेंट ना लूं, लेकिन अगर बैंक अकाउंट मेंशन है तो वो चाहे या ना चाहे आप उसके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते रहें और रसीद महफूज करते रहें, और अगर वो कल को एविक्शन फाइल कर दे तो रसीदात दी जा सकती हैं, बैंक स्टेटमेंट मंगवाई जा सकती है। तो ये इसका एक मकसद था। फिर आ गया पर्पस फॉर विच प्रेमिसेस वाज ऑब्टेन्ड। ये टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखना बड़ा ज़रूरी है। रेजिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल है, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर होनी है, वो इसलिए कि जिस एक्टिविटी के लिए वो लिया गया है, अगर उस एक्टिविटी के अलावा किसी और एक्टिविटी के तहत वो इस्तेमाल हो प्रॉपर्टी, तो क्या लैंडलॉर्ड एविक्शन फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब आखिरी चीज, फिर सवाल आएगा, अमाउंट ऑफ एडवांस्ड रेंट एंड पकड़ी। एडवांस रेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके जहन में? जी सर। कितना एडवांस देना है, सिक्योरिटी भी हो सकती है। ये पकड़ी किस बला का नाम है? वन टाइम पेमेंट, लंप सम अमाउंट इसमें दे देते लंप सम अमाउंट। और इसके अलावा वेरी गुड। और ये कितने अरसे के लिए अमूमन होता है? सर मोस्टली 2 या 3 साल हो गए। ये ज्यादा लंबे अरसे के लिए होता है। और इसमें एक अच्छी अमाउंट जो है वो इकट्ठी दे दी जाती है, और एक नॉमिनल सा जो रेंट होता है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि 10 लाख रुपए इकट्ठे दे दिए और साथ 2000-3000 पे मंथली रेंट जा रहा है, तो ये पकड़ी का कॉन्सेप्ट होता है। चलें आगे देखते हैं। अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट अ प्रेमिसेस विदाउट अ टेनेंसी एग्रीमेंट, ये तो पहले ही आ गया। अब जब टेनेंसी एग्रीमेंट तैयार हो जाता है तो दोनों पार्टीज पाबंद हैं कि उस टेनेंसी एग्रीमेंट को लेकर कहीं जाएं किसी खास पर्पस के लिए। वो पर्पस कौन सा हो सकता है? रजिस्टर करवाने के लिए। क्यों रजिस्टर करवाना चाहिए? क्या पर्पस हो सकता है? सर रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि जब आप केस वगैरह करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड होती है उसके लिए इजी हो जाता है आपके लिए फाइलिंग वगैरह करना है। और इस तरह हमारे जैसे कंपनीज वगैरह का आजकल रजिस्टर्ड कंपनीज करवाना
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ताकि इस तरह अगर आप सूट के लिए जा रहे हो तो आपको आसानी होगी। ठीक है, चलें आपकी बात हम इस तरह लेते हैं। इन्होंने बड़ा एक स्पेसिफिक सा जवाब दे दिया कि क्लाइंट्स की या वकला की आसानी के लिए, चले आसानी हो गई, और इसके अलावा अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो यू कैन नॉट सू। दूसरी बात आ गई कि अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो यू कैन नॉट सू, और लोकल गवर्नमेंट पता हो कि ये tenant- लोकल गवर्नमेंट को पता हो, 3, और टैक्स कलेक्शन 4, और पुलिस वेरिफिकेशन अब करती है आगे कि ठीक है 5, और 6। ये तो प्यूरिटी मैयर है, मैंने तो मकसद पूछा है। ये तो आपने बता रहे हैं कि अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा। रिकॉर्ड कीपिंग करके क्या हासिल होगा। यस, अब हम असल बात की तरफ गए। फॉर द सिक्योरिटी, यस यही बात, फॉर सिक्योरिटी ऑफ लैंडलॉर्ड। कैसे? सर तो ये स्टैंडर्ड एक्ट की आ रही है, वो किसी जगह अगर रही कि तुम्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके लिए तो नॉट इस्तेमाल होगा, वो पकड़े जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले मैं ये नहीं कहता कि आपने जितनी बातें कही वो सब गलत थी, लेकिन ये स्टेच्यूट ये बातें नहीं बता रहा। आसानी के जैसे बात कही, अगर आपने रजिस्टर भी करवाया हो ना, फाइलिंग का वही प्रोसेस होगा। रजिस्टर नहीं भी करवाया, फाइलिंग का वही प्रोसेस होगा। सिर्फ एक प्यूरिटिव मेजर लिया जाएगा अगर रजिस्टर नहीं करवाया, वो अभी हम आगे चलकर देखते हैं। अब पहले क्या होता था, ओरल एग्रीमेंट है, लैंडलॉर्ड ने एविक्शन फाइल कर दी, इजेक्टमेंट पिटीशन। अब टेनेंट जब उसमें पेश होगा तो वो इसी चीज का बेनिफिट उठाने की कोशिश पहले तो करेगा कि कोई रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट नहीं है। वो इसलिए कि देखें, अब इस चीज को समझें, जब लॉ ने यह रिक्वायर किया कि टेनेंसी एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिटर्न फॉर्म में होगा। क्या ऐसे भी पॉसिबल है कि किसी अथॉरिटी के पास आप जाकर कहते हैं कि सर मैं आपके सामने, हम दोनों खड़े होकर बोल रहे हैं, आज तो बाद ए किराएदार ते मैं मालिक ते साड़ियां गल्लां नूं रजिस्टर कर लो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में जो चीज है जो आप सबमिट करेंगे और वो रजिस्टर होगी। अब इसका मकसद क्या है, पहले जब लिटिगेशन चलती थी, लैंडलॉर्ड इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करता था, टेनेंट आकर कहता था मैं इसका टेनेंट हूं ही नहीं, हमारे बीच में रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यह कहता है कि इसने मुझे जुबानी टेनेंसी पर बैठाया, मैं कहता हूं कि मैं बतौर मालिक बैठा हूं, मैंने प्रॉपर्टी से जुबानी एग्रीमेंट के तहत खरीदी थी। अब यहां पर प्रॉब्लम किसके लिए आ गई? लैंडलॉर्ड के लिए। और अगर इन केस अगर गलती से कभी कोई एग्रीमेंट लिखकर दे दिया हो तो ज्यादा फंसेगा वो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि लिख लो, रजिस्टर करवा लो। जब एक दफा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वंस फॉर ऑल एक डिस्प्यूट तो सेटल हो गया कि रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी पहले दिन से ही। अब अगर कल को लैंडलॉर्ड लिटिगेशन में जाता है तो उसे कम से कम यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि यह किराएदार है, मैं मालिक हूं। अब अक्सर केसेस में ऐसे होता है, अभी भी ऐसे हो रहा है, अगर ओरल एग्रीमेंट टेनेंसी के तहत लैंडलॉर्ड एविक्शन फाइल करता है तो टेनेंट हमेशा रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड को डिनाई करता है और फिर एक लंबी लिटिगेशन चलती है जो सालों पर मुहित होती है, क्योंकि एविडेंस बुलाई जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन, पूरा ट्रायल चलता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन होगी कहां पर। कोई इसके मुतालिक कोई तुक्का लगाना चाहते हो? अगर सब रजिस्ट्रार, वेरी गुड। ये सब रजिस्ट्रार कहाँ बैठता है? और कॉर्पोरेट जो मेट्रोपॉलिटन के जो होते हैं। अच्छा, आपने सब रजिस्ट्रार क्यों कहा, कहीं पढ़ा था? ओके, यही चीज क्लियर हो गई है। अब आपने यहां पर एक कंफ्यूजन अपनी क्लियर कर दी। ये वो वाली रजिस्ट्रेशन नहीं है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत है। ये वो वाली रजिस्ट्रेशन नहीं है सर, जिस तरह आपने कहा अभी कि पुलिस को बताने के लिए, वो रजिस्ट्रेशन किसी और लॉ के तहत है, ये वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो ये कौन सी रजिस्ट्रेशन है? ये रेंट लॉ के तहत है। वो जो दूसरी रजिस्ट्रेशन जो पुलिस वाली आपने भी जिस तरह से कहा, वो इसलिए थी कि अगर बाहर का दहशतगर्द कोई आ जाता है और वो छुप कर कहीं पर प्रॉपर्टी किराए पर ले लेता है
तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो कंसर्न पुलिस है, जिसकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, उसको पता हो कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन से किराएदार आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड मौजूद हो। लेकिन ये वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है जिसमें जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जिस पर लंबी चौड़ी फीस लगती है। ये वाली जो रजिस्ट्रेशन है, इस पर कोई अखराजात नहीं आते, गवर्नमेंट कोई अखराजात नहीं लेती इस पर। इसका क्या तरीक़ेकार है? रेंट एग्रीमेंट लिखा, दोनों वहां पर गए सब रजिस्ट्रार के पास। अब ये सब रजिस्ट्रार इत्तफाकन आपने बात ठीक कर दी कि वो सब रजिस्ट्रार ही है। पहले क्या होता था? अब मुझे ये बताइए कि अगर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उन्होंने कहाँ जाना है? रेंट कोर्ट। रेंट कोर्ट आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेंट कोर्ट का यहाँ वर्ड कहीं भी नहीं है स्टैट्यूट में। ट्रिब्यूनल है, स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर रेंट रजिस्ट्रार का जिक्र है, लेकिन ये नहीं बताया स्टैट्यूट ने कि रेंट रजिस्ट्रार होगा कौन। अब जब ये स्टैट्यूट आ गया और लोगों को पता चला कि रेंट एग्रीमेंट हमने रजिस्टर करवाना है, और रेंट एग्रीमेंट किसके पास रजिस्टर होगा? रेंट रजिस्ट्रार के पास। और रेंट रजिस्ट्रार को समझ नहीं आ रहा कि रेंट रजिस्ट्रार कौन है, लेकिन रेंट ट्रिब्यूनल बन चुके हुए थे, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया होगा? यस, वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास ही गए, और रेंट ट्रिब्यूनल के जो स्पेशल जज है उनको कहा कि सर आप ही रजिस्ट्रार हैं। वो भी खुश हो गए, अच्छा चलो ठीक है, मैं ट्रिब्यूनल भी हूँ, मैं रजिस्ट्रार भी हूँ, और उन्होंने खुद से ही उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। तो मीनवाइल ये लिटिगेशन चलते 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 हाई कोर्ट तक पहुंची, और एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी किया। ये रेंट रजिस्ट्रार की डेफिनेशन, ये एक नोटिफिकेशन आया 26/1/2012 को। इसमें उन्होंने कहा द रेंट रजिस्ट्रार शैल मेंटेन, इससे ऊपर हम पढ़ते हैं, द गवर्नर ऑफ द पंजाब इज प्लीज टू एम्पावर डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन इन द पंजाब एज रेंट रजिस्ट्रार in their respective area of jurisdiction in addition to their own duties। अब addition to their own duties जो है वो रजिस्ट्रेशन जो फिजिकल पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन दूसरी चल रही है वो अलग है। रेंट रजिस्ट्रार के तहत रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करने की अथॉरिटी भी दे दी। 2012 में ये नोटिफिकेशन आ गया, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अथॉरिटी दे दी रेंट रजिस्ट्रार की, लेकिन ना कोर्ट्स को पता चला, ना इत्तफाकन बार में ये चीज़ ज़्यादा एजिटेट की गई कि भाई आ गया है। इसके आने के बावजूद, नोटिफिकेशन के बावजूद, जो रेंट ट्रिब्यूनल्स थे वो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं हो सकता। 2017 में, अब आप देखें 2012 में नोटिफिकेशन आया है, उसके आने के 5 साल तक रेंट रजिस्ट्रार की अथॉरिटी कौन एक्सरसाइज करता रहा है? रेंट ट्रिब्यूनल। तो इन्होंने कहा, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज पावर ऑफ रेंट रजिस्ट्रार, वो कर ही नहीं सकता, एंड ही कैन नॉट रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट एज द पावर टू रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट वेस्ट्स विद द डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 26/1/2012। ये चीज क्लियर होगी। अब अगर ये नोटिफिकेशन ना आता तो शायद अब भी वही कर रहे होते। अच्छा, अब आपने फौरी तौर पर इसका जवाब दिया था कि रजिस्ट्रेशन होगी सब रजिस्ट्रार के पास। आपने अक्सर रेंट एग्रीमेंट कितने महीने के देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं? 1 साल। 1 साल? 1 साल नहीं है जी, 11 मंथ्स। ये 11 मंथ्स क्यों है, कभी सोचा? तो 12 महीने के बाद रेंट वो लिखकर, वो अगर तय कर लेते हैं कि हम 12 महीने के बाद इंक्रीज नहीं करते। 1 माह का टाइम चाहिए होता है एग्रीमेंट खत्म होने के बाद एक्शन जी, टैक्स पड़ता है 12 महीने के बाद। वो टैक्स किस लिहाज से पड़ता है जी? अब जी आप बताइए जरा। स्टैम्प ड्यूटी, यस। अब अगर तो 11 महीने का है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। इस स्टैट्यूट के तहत रजिस्टर करवाना तो लाजमी है ही, जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन पढ़ी, जो पहले रेंट ट्रिब्यूनल कर रहा होता था, फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने शुरू कर दी। लेकिन अगर 11 महीने से ज्यादा है, जैसे
ये बैंक्स वगैरह जब अक्सर रेंट पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये 11 महीने की नहीं करते, ये 10 साल की करते हैं, ये 15 साल की करते हैं। उसकी फिर 2 रजिस्ट्रेशन होती हैं। कौन कौन सी? एक तो स्टैट्यूट के तहत, जब इस स्टैट्यूट के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वंस फॉर ऑल एस्टैब्लिश्ड के रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एग्जिस्ट्स। दूसरी रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के पास, वो करवाएंगे तो किराए के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प पेपर्स उस पर ज़्यादा लगेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन और है, और जो सब रजिस्ट्रार वाली रजिस्ट्रेशन है वो और है। अगर 11 महीने से ज़्यादा है तो दोनों रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, इस स्टैट्यूट के तहत भी और दूसरी भी। अब जब पहले रेंट ट्रिब्यूनल इस स्टैट्यूट के तहत रजिस्ट्रेशन करते थे और अगर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा टेन्योर का होता था तो वो लिख देते थे उसमें ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन में, कि मैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं वो सिर्फ स्टैट्यूट के तहत रजिस्ट्रेशन है, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत। इसका उस रजिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगी, तो वो अलग से है। इस चीज को फॉलो किया आपने? हो गया? कौन सा पॉइंट? सवाल किनका है? अगर आपकी तस्वीर थोड़ी क्लियर हो जाए ना, आगे आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा, एक्ट, इस एक्ट ने यह कहा है कि डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या रेंट रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, और अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन हो गई और कल को लिटिगेशन होती है तो टेनेंट रिफ्यूज नहीं कर सकता कि भाई रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अप टू 11 मंथ्स, यानी लेस देन 11 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स जी, तो ओनली 1 रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। यस, बिल्कुल। एक रजिस्ट्रेशन इस स्टैट्यूट के तहत, दूसरी रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत। फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग स्टैम्प ड्यूटी। यस, फिस्कल पर्पस के गवर्नमेंट के खजाने में पैसे हैं। अच्छा, ये जो दूसरी रजिस्ट्रेशन है ना, इसमें सिर्फ यही होता है कि उनका रजिस्टर मेंटेन होता है, दोनों के बयानात लिए, स्टैंप लगाई और उसका रिकॉर्ड में रजिस्टर पर मेंटेन अगर कोई कर। रजिस्टर्ड नहीं करवाता हाँ, तो फिर क्या होगा? सेकंड वाला सेकंड वाला जो है जी फिस्कल के लिए वो लिटिगेशन तो चलती है, लिटिगेशन पर उसका असर नहीं होता। नहीं, उसको लिटिगेशन के दौरान पेनल्टी यानी कि क्या होगा? हाँ, वो पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी, जो स्टैम्प जो ऑलरेडी उसके बने नहीं, वो उसमें जो अगर तो इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हुई है और पहले वाली रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो फिर तो रेंट कंट्रोलर पेनल्टी करेगा, बाकी तो फिर ये FBR और वो सारे मामला टैक्स के हैं। चलें जी, आगे देखते हैं। अब इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, कि अगर इस स्टैट्यूट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो मैंने जिसना पहले कहा कि देयर इज अ प्यूनिटिव मेजर। ये प्यूनिटिव मेजर का क्या मतलब है? कि कुछ सजा मिलेगी इन केस अगर टेनेंसी एग्रीमेंट के बाद कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट में कौन कौन जा सकता है? लैंडलॉर्ड जा सकता है या टेनेंट जा सकता टेनेंट भी जा सकता है, लैंडलॉर्ड भी जा सकता है। कौन कौन सी सिचुएशंस है जिनमें लैंडलॉर्ड जाएगा? है। डिफॉल्ट होगा या डैमेज होगी प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट हो गया, कर दिया, यस, वेरी गुड, सबलेट कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन, यानी बेसिकली वो उसको निकालना ही चाह रहा है, एविक्ट करना चाह रहा है। अब ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि ही नीड्स टू गेट द टेनेंट एविक्टेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं था या रिटन फॉर्म में ही नहीं था, या रिटन फॉर्म में था रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल की कोर्ट में जाता है, क्या उसकी पिटीशन एंटरटेन हो सकती है? यस, हो सकती है। कब होगी? अब उसको सालाना किराए का 10% जुर्माना खजाने में जमा करवाकर रसीद कोर्ट में देनी पड़ेगी। जब तक वो रसीद कोर्ट में जमा नहीं करवाएगा तब तक उसकी पिटीशन के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट होगी। अब ये आप अंदाजा लगाएं, अगर 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया किराया है 1 महीने का, तो साल का कितना किराया हो गया? 1 लाख है तो 12 लाख हो गया।
अब 12 लाख का 10% कितना हो गया? 1,20,000। वो जो मुफ्त की रजिस्ट्रेशन थी वो ना करवा कर 1,20,000 रुपया जुर्माना देना पड़ रहा है, तो लिटिगेंट को नुकसान हुआ। दूसरी सिचुएशन, अगर टेनेंट जाता है, टेनेंट पर जरा बोझ कम है, 10% है लैंडलॉर्ड के ऊपर, टेनेंट के ऊपर सिर्फ 5% है। टेनेंट कब कब जा सकता है जब उसको जी? नहीं, वो तो फिर रेस्पॉन्ड करने जा रहा है ना, खुद से तो नहीं जा रहा। मेरा सवाल है खुद से कब जा सकता है? राइट्स नहीं दिए जा रहे और जबरदस्ती घर से निकाल रहे हैं। जबरदस्ती घर से निकाल रहा है, कोई भी क्लैश अगर हो गया तो जी ईजमेंट नहीं दे रहा, कोई राइट उसका वायलेट हो रहा है। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, रेंट रिसीव अगर नहीं कर रहा और अनफॉर्चुनेटली टेनेंसी एग्रीमेंट में बैंक का जिक्र भी नहीं है, तो वो कोर्ट में आ सकता है। लेकिन कोर्ट में आने से पहले भी उसको कुछ करना चाहिए, नोटिस मनी ऑर्डर के तहत पैसे भेज। अगर वो मनी ऑर्डर भी नहीं रिसीव करता तो फिर कोर्ट में आ जाए और रेंट रिसीव करने या पे करने की एप्लीकेशन फाइल करे, लेकिन उसके साथ उसको जुर्माना पे करना पड़ेगा। कितना? 5%। चले आगे देखते हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज एंड ग्राउंड्स फॉर एविक्शन। पहले करते हैं लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस। ये ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब होता है जी? ड्यूटीज मस्ट परफॉर्म। एनुअल रेंट, यस। जब लैंडलॉर्ड अगर नहीं करता रजिस्ट्रेशन और वो जाता है कोर्ट में तो 10% ऑफ एनुअल रेंट, और अगर टेनेंट जाता है तो 5% ऑफ एनुअल रेंट। अब ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। अच्छा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, इससे एक चीज जाहिर हो रही है, वो क्या कि ओरिजिनल जो है वो किसके पास होगा? नो, और लैंडलॉर्ड जो रजिस्ट्रार है वो आपको रजिस्टर करने के बाद लैंडलॉर्ड को हैंड ओवर कर देगा अपनी स्टैंप्स लगाकर। अब ये उसकी जिम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की कि उसकी मुसद्दका नकल वो उसको प्रोवाइड करे। फिर अगर प्रॉपर्टी रिपेयर करने की ज़रूरत है, टैक्स पे करने हैं, ये सारे के सारे किसकी ड्यूटीज़ हैं? लैंडलॉर्ड की। सर, अगर लैंडलॉर्ड के पास नहीं होगा ओरिजिनल तो उसका भी कोई है? लैंडलॉर्ड के पास ओरिजिनल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि गुम गया है। हाँ, गुम गया है या फिर टेनेंट के पास है। रिकॉर्ड में तो होगा ना उसके सब रजिस्ट्रार। देखें अब वहाँ, हाँ, क्योंकि जब उसको रजिस्टर करवाया है तो उसकी एक नकल तो उनके रिकॉर्ड में मौजूद है, वहाँ से निकलवाई जा सकती है। वो पब्लिक रिकॉर्ड है सबसे। बिल्कुल, वहाँ से इजीली मिल सकती है। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको रजिस्टर करवाना। आपकी इजाजत के साथ, अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट है, वन थिंग आई फॉर एग्जांपल डू, आई एग्जीक्यूट इट इन डुप्लीकेट, और उसके अंदर आप अपने मुआहदे के अंदर भी क्लॉज रख सकते हैं। एक आप लैंडलॉर्ड को दे दें, एक टेनेंट को दे दें, और आप क्लॉज उसमें डाल देते हैं दिस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन डुप्लीकेट एंड ईच कॉपी शैल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल। दोनों पार्टियां उसके ऊपर साइन कर देते हैं, तो बाद में अगर लिटिगेशन में मसला वगैरह किसी स्टेज पे पड़ रहा हो तो देन यू कैन कवर। ये तो बेहतरीन काम हो जाए अगर इस तरह से आप दो कॉपीज अगर बना लेते हैं डुप्लीकेट में, तो वो भी। लेकिन डुप्लीकेट बनाने के बावजूद वो रजिस्ट्रेशन तो लाजमी रजिस्ट्रेशन तो फिर भी लाजमी। बट मैं ओरिजिनल की पोजेशन की बात कर रहा हूँ। चंद केसेस में इस नौयत के कर रहा हूँ कि वो पार्टी के पास अपने पास ओरिजिनल पड़ा हुआ, उसने नोटिस दिया हुआ कि आप ओरिजिनल दूसरी पार्टी को प्रोड्यूस करें। आप लैंडलॉर्ड हैं, आपका होना चाहिए, वो डिले के लिए यूज करते हैं। सो दैट इज स्टफ यू कैन ट्राई एंड कवर। आप दो इसकी कॉपीज पे डुप्लीकेट में बना सकते हैं। अच्छा, पहले तो आ गया कि लैंडलॉर्ड क्या करेगा, फिर है साथ ही कि लैंडलॉर्ड क्या नहीं करेगा। वो जितनी भी सहूलियात हैं उनको सस्पेंड नहीं करेगा। ये सहूलियात कौन कौन सी हो सकती हैं? इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, कोई टेलीफोन कनेक्शन है उनको, राइट टू वे ईजमेंट का जिससे हम पीछे बात कर रहे थे। फिर एंटर रेंटेड प्रेमिसेस विदाउट रीजनेबल नोटिस। अच्छा, ये राइट है उसका लैंडलॉर्ड का कि ही कैन एंटर दी रेंटेड प्रेमिसेस, लेकिन मुनासिब टाइम का नोटिस देने के बाद। ये नहीं कि कहे कि मैं कल रात को 3 बजे घर का इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहा हूँ। ये इंस्पेक्शन करना उसका इसलिए राइट है कि ताकि देख सके कि कहीं उसकी प्रॉपर्टी डैमेज तो नहीं हो रही, कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया जा रहा। अच्छा, फिर इसी तरह आगे टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं?
ही विल कीप द प्रॉपर्टी इन गुड कंडीशन, जिस पर्पज़ के लिए लिया है उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेगा। लैंडलॉर्ड को इजाज़त देगा जब लैंडलॉर्ड एंटर होना चाहता है, और जब रेंटेड ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो जाए तो बड़े अच्छे तरीके से वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ कर चला जाए और किसी किस्म की नुइसेंस नहीं करेगा, नो स्ट्रक्चरल चेंज। अच्छा, अब ये ड्यूटीज़ भी आ गई, राइट्स भी आ गए। ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ अगर आप टेनेंसी एग्रीमेंट लिख रहे हैं तो लिखते हुए ये लाजमी सामने रखें और इन चीज़ों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट करें। तो आपसे एक छोटा सा एक रेंट एग्रीमेंट मैं आपके सामने अभी लेकर आता हूँ। रेंट डीड नजर आ रहा है सबको? दिस रेंट डीड इज एग्जीक्यूटेड ऑन दिस 6th डे। ऊपर सबसे ऊपर तो रेंट डीड, उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड आ गई। फिर दिस रेंट डीड इज एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डेट, उसकी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आ गई। फिर तीसरी चीज डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, पार्टीज कौन है उनकी डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का दिखा डाला रेंट डीड इनको। वो नाम जाजुल हसन साहब मेरे ख्याल में शायद उनका ही है, वो मॉल्टाउन में रहते हैं। फोटो जिंदा ही यार वो अल्लाह ना। एजाजुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट से जो वो थे हमारे दोस्त अजमत सईद साहब। अच्छा, फिर हाँ ये नाम उनका ही इसमें आ गया, लेकिन ये सन ऑफ एहसन अली हैं वो भी मेरे ख्याल में मॉल्टाउन में रहते हैं। पता नहीं यार, नोटिस ही ना आ जाए मेरे भाई को। अच्छा, फिर आगे तीसरी बात डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन जो है वो बड़ी डिटेल्ड में बताना ज़रूरी है। उसकी मेजरमेंट, उसकी लोकेशन, कहाँ वाक़या है, हदूद अरबा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सारा कुछ। और जब कल को एप्लीकेशन फाइल की जा रही है फॉर एविक्शन तो उसमें भी ये हदूद अरबा बड़ा लिखना ज़रूरी होता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ताकि उसको यानी कि कोई और प्रॉपर्टी ना चले जाए। बिल्कुल, ये अक्सर ऐसे हो जाता होता था कि इजेक्टमेंट पटिशन में कोई और प्रॉपर्टी शो करके जो इजेक्टमेंट ऑर्डर होता था वो किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जीक्यूट किया जा रहा होता था। तो जब बैलफ कब्जा लेने के लिए जाए तो वहाँ पर वो उसको ताकि पता हो कि नक्शा ये है और ये बंदा है। अच्छा, फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस। नाउ दिस रेंट डीड विटनेस्ड एज फॉलोज। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप ज़रा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हैज़ हैंडेड ओवर वेकेंट पोजेशन, कि पोजेशन दे दिया गया है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? पढ़िए ज़रा, दूसरा पॉइंट कौन सा है? ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन लिखने का हमें किसने कहा था? स्टैट्यूट ने खुद कहा हुआ है, तो हम स्टैट्यूट की बात मानते हुए ये भी अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद बताइए तीसरा पॉइंट कौन सा है? मंथली रेंट। और साथ ही क्या आ गया? मोड ऑफ पेमेंट आ गया। बैंक अकाउंट का जिक्र है। चौथी क्लॉज क्या है? एडवांस या सिक्योरिटी। पांचवा पॉइंट क्या है? किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। सातवां पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट सबलेट नहीं किया जाएगा। 7वां पॉइंट डैमेज नहीं करेगा। 8वां पॉइंट स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेगा। 9वां पॉइंट इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा। 10th पॉइंट अगर वो छोड़कर जाना चाहता है तो एक नोटिस दे दे। वो इसलिए कि ताकि अगर एकदम उसका छोड़कर जाने का प्लान बन जाता है तो लैंडलॉर्ड को कोई मजीद किराएदार आगे मैनेज करने का मौका मिल सके। 11th पॉइंट यूटिलिटी बिल्स को पे करना किसकी जिम्मेदारी है? ये भी लैंडलॉर्ड की, टेनेंट की। 12th पॉइंट उसको साफ सुथरा रखेगा। 13th पॉइंट मेजर रिपेयर्स। अच्छा, मेजर रिपेयर्स करना किसकी जिम्मेदारी है? लैंडलॉर्ड की। और छोटी मोटी मेंटेनेंस, बल्ब खराब हो गया है, कोई मोटर खराब हो गई है, ये चीज़ें ये टेनेंट को ही, बजाय इसके कि ये भी सब कुछ वही करे। 14th पॉइंट टैक्सेस कौन पे करेगा? वो लैंडलॉर्ड को पे करने चाहिए। फिर यही आगे आ गया, द लैंडलॉर्ड शैल नॉट सस्पेंड और कट ऑफ एनी एमेनिटीज, ये भी स्टैट्यूट ने कहा हुआ। 16th पॉइंट
to allow the landlord to enter the rented premises. 70th point, to hand over vacant possession जब rented जो tenancy agreement है वो expire हो जाए. फिर उसके बाद एक और इसमें क्लॉज 19th यहाँ पर अभी बात की थी शुरू में. 19th क्लॉज देखिए क्या है, 1 month prior notice देगा. किस सिचुएशन में? पर्सनल. ये जो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है वो पर्सनल नीड के मुतालिक कोई बात नहीं करता कि पर्सनल नीड के ऊपर भी इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हो सकती है. लेकिन अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ मेंशन कर दी है तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं. और आखिर में द लैंडलॉर्ड रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट दिस टेनेंसी एंड वेकेट द टेनेंट फ्रॉम द रेंटेड प्रेमिसेस अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन करता है. अच्छा, अब मैं दोबारा ज़रा पीछे जाता हूँ और यहाँ पर ज़रा मुझे बताइएगा, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अक्सर एक रेंट एग्रीमेंट लिखते हुए लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के अलावा कुछ और भी अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, लेसर एंड लेसी. हमारे बाहर के एक लेजेंड हैं, उन्होंने एक दफ़ा फेसबुक पर बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट की. उन्होंने कहा कि भाई ये ना लेसर और लेसी के अल्फाज लिखने को अवॉइड करें. वो इसलिए कि अगर आप लेसर और लेसी लिखते हैं तो कहीं पर आप लेसर को लेसी लिख रहे होंगे और कहीं पर लेसी को लेसर लिख रहे होंगे. तो इसलिए बेहतर यही है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के अल्फाज ही यूज किए. आप समझ आई कि आप कह रहे थे कि नई वाली लेक्चर की स्लाइड्स आपने क्यों दिखाई है. लेजेंड द लेजेंड. सर मैंने सिर्फ ये पूछना था एक दो जनाब से, पिछले के बारे में चेक करना था. एक तो पर्पस की लिमिटेशन उसमें लिखी हुई थी, आई डिडंट सी द सेकंड पेज. पर्पस बिकॉज कमर्शियल और वो आपको स्पेसिफाई वगैरह अगर रेजिडेंशियल है तो आपको शायद पाबंद कर लेना चाहिए कि इट विल ओनली बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, बिकॉज वहां पे जाके वो बिजनेस शुरू कर देते हैं और एलडीए वाले आके आपको पकड़ना शुरू कर देते हैं कि ये है यूं है इस तरीके से. सो एक चीज तो शायद आपको वो दिखानी पड़े. तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस पर्पस के लिए हो रहा है कम से कम मैं उन रेंट डीड्स के अंदर ये भी कोशिश करता हूँ कि पर्सनल हमने अभी जो रेंट डीड देखी उसमें लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ. उसमें लिखा हुआ चेक करना चाह रहा कि था ये वो तो लाजमी उसके अंदर मेंशन कर दिया जाए किस पर्पस के लिए. वो इसलिए कि अगर उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए वो यूज करता है तो क्या लैंडलॉर्ड कहीं जाकर कुछ करवा सकता है? इसी ग्राउंड पर इजेक्टमेंट पिटीशन करवा सकते. इजेक्टमेंट इसी के ऊपर हो. ठीक नहीं. बाकी वो बात जिस तरह अहमद भाई कह रहे हैं कि अगर नॉन कमर्शियल बाउंड्री घर है, कमर्शियल नहीं है, उस पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो एलडीए आ जाएगा उसको सील करने के लिए, तो ओनर के लिए मजीद प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं. आपको इस चीज का खास तौर पे मसला पड़ता है कि बेशुमार लोगों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे होते हैं और वो लिखवा लेते हैं कि कमर्शियल रीजन के लिए यूज करना है. वहां पे जाके आपके क्लाइंट की लाइबिलिटी बन जाती है. सो ऐसे केसेस में मे बी यू डोंट वांट टू राइट डाउन द पर्पस एट ऑल कि किस वजह से आप के लिए कर रहे हैं वगैरह. अगर वो कमर्शियल करे और एलडीए आके बंद वगैरह करे तो वो आपको डैमेजेस के लिए आके सू वगैरह ना करे. सर ये चीजें थोड़ा सा आपको आगे सोचना पड़ता है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कमर्शियल के लिए है रेजिडेंशियल और वो एलडीए आके बंद कर देता हो, कहते हैं मेरे पैसे वापस करो, तुमने तो कहा था कि मैं कमर्शियल काम यहाँ पे कर सकता हूँ. तो वंस अगेन नेगोशिएशन, ये जो सारे के सारे क्लॉजेज है ना, यू आल्सो नीड टू टेक अ लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव एज वेल कि लिख क्या रहे हैं और लिखने से किसकी क्या ऑब्लिगेशन पाबंद हो रहे हैं और क्या फैक्ट्स के अगेंस्ट लिखवा रहे हैं कि आपको इनिशियली तो कंपनी बीच में बहुत ज्यादा पैसे दे रही होती है तो आप रेजिडेंशियल के ऊपर ही कहते हैं कि ले लो और कर लो, लेकिन लिख के फिर वो गले की हड्डी अटक जाता है, कहते हैं पैसे वापस करो, तुमने तो मिस रिप्रेजेंटेशन की है हमें. और दूसरा यहाँ पर यह भी है कि अगर एग्रीमेंट में लिख भी लिया है कि कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है और वो है रेजिडेंशियल, तो एलडी आकर यही कहेगा कि भाई आप दोनों ने बैठकर अगर कर लिया ना तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हो नहीं सकती फिर भी, बट सर फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है जिसको यानी कि ओवरसी एलडी कर रहा है, वो तो उनके ऑफिस से जाके पता कर लेंगे कि नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है. जी जिधर रेवेन्यू यानी कि देखता है मामला, उधर यानी कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी का यानी कि स्टेटस क्या है. कई जगह पे अभी भी, बल्कि अगले हफ्ते में मेरे 2 केसेस लगे हुए हैं. वो एक है रोड कमर्शियल हो गई
प्रॉपर्टी एक्चुअली कमर्शलाइज हुई नहीं, उस जमाने के ऊपर खेत थे, रोड वगैरह की साइड के ऊपर है। अब आके वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कह रही है जी कमर्शलाइज करोगे तो फिर होगा। रेंट वाले जिस बंदे को रेंट पे देना है उससे हमने इनिशियल पैसे भी पकड़ लिए हो, लेकिन हवा में टंगे हुए हैं कि पहले अब कमर्शलाइज करवाना है नहीं करवाना, किस तरीके से चलना है, करोड़ों रुपए देने हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। तो उसके लिए क्या आप उससे कम मालियत के रेंट के ऊपर फिर आप देंगे कि वो जी माशाल्लाह गिव इट टू रेजिडेंशियल। इट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जब आप और ज्यादा तय में जाएंगे और ज्यादा आएगा। अभी फॉर एग्जांपल जिशान भाई की इजाजत से बड़े टावर्स, कमर्शियल प्लाजे, उनका रेंट किस तरीके से होगा, बिजली की वहां पे क्या अरेंजमेंट होगी, सर्विस मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में आप पैरेलल के अंदर अलहदा करेंगे। पुराने जमाने में ये रेंटल वैल्यू कम दिखाने के लिए आप वो रेंट अपनी चीज बिस्तर और ये वो सामान वगैरह आधा करते थे। यू वुड स्प्लिट इट अप इनटू 2 agreement। द मोर यू गो इनटू इट द मोर सोफिस्टिकेटेड यू विल फाइंड इवन रेंट समथिंग एज सिंपल एज वो वाला आप करके देख लीजिए। बट आई एम सॉरी। अच्छा, अब देखते हैं कि ग्राउंड्स फॉर एविक्शन किन किन ग्राउंड्स के ऊपर इसको निकाला जा सकता है। सबसे पहली बात तो यही कि टेनेंसी हैज़ एक्सपायर्ड। अगर बड़े अच्छे तरीके से टेनेंट बैठा हुआ है, टाइमली रेंट भी पे कर रहा है, लेकिन अगर टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, 11 महीने गुजर गए हैं, तो सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर बेशक उस 11 महीने में कभी भी वो डिफ़ॉल्टर ना भी रहा हो और अभी भी पे कर रहा है, लेकिन टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया तो लैंडलॉर्ड कैन गेट हिम एविक्टेड। फिर डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्टर है, ब्रीच ऑफ टर्म इन एग्रीमेंट, अगर आपने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी मेंशन कर दी है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा था एग्रीमेंट, उसमें एक लिखी हुई थी क्लॉज, कौन सी थी वो? पर्सनल नीड की। अब सेक्शन 15 में पर्सनल नीड कहीं मेंशन नहीं है कि पर्सनल नीड के ऊपर जो इससे पहले था उसमें मेंशन था, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में पर्सनल नीड मेंशन कर देते हैं तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। फिर यूज फॉर एनी अदर पर्पस, जिस पर्पस के लिए लिया गया है उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए अगर वो यूज किया जाता है तो फिर भी रिजेक्शन पिटीशन। साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल और लीगल एजुकेशन कमेटी की करंटली जान अमजद इकबाल साहब को खुश आमदीद कहते हैं। मेंबर साहब आप बल्कि बैठे। अच्छा, अब हम इसके तीसरे पोर्शन की, मैंने आपको जिस तरह शुरू में कहा कि इसके तीन पोर्शंस हैं। नंबर 1 क्रिएशन ऑफ टेनेंसी, नंबर 2 दूसरा पोर्शन कौन सा था? राइट्स एंड ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, और तीसरा पोर्शन है लिटिगेशन। अब लिटिगेशन के लिए रेंट ट्रिब्यूनल होंगे। सेक्शन 16 डील करता है द गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ रेंट ट्रिब्यूनल इन अ डिस्ट्रिक्ट और एनी एरिया एज इट मे डीम नेसेसरी। लाहौर में या पंजाब में जो स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं वो कौन से जजेस हैं? क्या आपके इल्म में है? नो। कोई और जवाब? यस, सिविल जजेस। जो सिविल जजेस हैं वो ही बतौर, लेकिन सारे सिविल जजेस नहीं, उनको डेजिग्नेट कर दिया गया है बतौर स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल, तो वो काम कर रहे हैं। अच्छा, आगे अब हम देखते हैं एप्लीकेशन कैसे फाइल की जाती है यहाँ पर, क्योंकि एक तो हमने पहले रेंट एग्रीमेंट देख लिया, अब लिटिगेशन की तरफ बात जा रही है। एन एप्लीकेशन, ये सेक्शन 19 है, एन एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रेंटेड प्रेमिसेस shall be filed in the rent tribunal of the area or the district. If an application is filed under subsection 1, the administrative special judge rent of the area or the district may take cognizance of the case or entrust the same to any other special judge rent. आप में से कोई इस वक्त एक्टिव प्रैक्टिस में हैं? यकीनन होंगे ज़्यादातर। सिविल केस फाइल किए आपने? जब आपने कोई सिविल केस फाइल करना होता है तो अपनी पसंद के जज की कोर्ट में डायरेक्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि सर आपके पास हम केस लेकर आ गए तो एंटरटेन करें। वो सबसे पीछे जो बैठे हैं वो कुछ बताना चाह रहे, बताइए सर। वो इस बात को हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम डिस्कस नहीं करते। जो बाकायदा
जो लिखा गया है या बताया गया है वो प्रोसेस क्या है। स्क्रूटनी के बाद वो खुद जाके किसी जज के सामने वो मार्किंग कौन करता है? सीनियर सिविल जज करता है। कि जब आप फाइल मार्क कर देते हैं, वो अपने फाइल कर देते हैं फाइल को, तो जो क्लरिकल स्टाफ है वो सीनियर सिविल जज के पास फाइल लेकर जाता है। सीनियर सिविल जज साहब के पास लिस्ट होती है जजेस की। अगर सिविल केसेस हैं तो वो देखेंगे कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किसकी बन रही है, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 की। तो अगर वो क्लास 1 की बन रही है, क्लास 1 के सिविल जजेस देखेंगे और उनको कर देंगे। अब इसका क्या प्रोसेस होगा ये रेंट मैटर्स में? तो आप अलहदा से अगर लाहौर में 4 स्पेशल जजेस हैं रेंट ट्रिब्यूनल के, तो आप टॉस कर लेंगे कि चलो 4 में से फलाने के पास चला जाऊं। जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं नोट देना पड़ता है, नोट दे, ये नोट थोड़ा ठीक है। ओके नहीं आप सर जरा थोड़ा सा इस बारे में ये बात नहीं है, बात लीगल बात करें ना, उसका तरीकेकार ये है कि नहीं, एक मिनट छोटे भाई, एक मिनट उसका तरीकेकार ये होता है, जब केस फाइल, जो सर समझा रहे हैं कि केस फाइल होगा, वो जैसा कि डिस्क्रिप्शन है उनके पास लिस्ट होगी, उसको देख के वो जहां पे चाहे उसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये रेंटल ट्रिब्यूनल का रेंट का मामला है, तो रेंट के जो डेजिग्नेट होंगे जजेस, उनमें से 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उसमें से किसी के पास जाएगा। वो तरीकेकार वो है जो हम प्रैक्टिकली वहां पे करते हैं, वो नहीं। यहाँ पे लीगल बात हो रही है, लीगल बात करें आप। लीगल बात यही है कि वो जज साहब जहाँ पे चाहेंगे वहां पे वो ट्रांसफर उसको मार्किंग कर देंगे और वो उस पर हेयरिंग करेंगे। ये इसमें सर समझा रहे हैं। अच्छा, अब आपने जो बात कही ना, वो एक स्टैंप लगाई जाती है और उस पर सवालात पूछे जाते हैं। वो सवाल ये होता है, क्या इससे पहले इन दोनों फ्री कैन या इस प्रॉपर्टी से फ्री कैन के दरमियान कोई केस पेंडिंग है? अगर तो है तो आप उसको यस करेंगे। फिर नीचे वाला सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा, अगर है तो किस अदालत में है, फिर आप उस बताएंगे कि इस अदालत में है, या लिखेंगे अगर फैसला हो चुका है तो कब हो चुका हुआ है। लेकिन अगर पहला ही आपने नो कर दिया है ना, तो फिर नीचे अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं लिखना कि जी, जिस तरह आपने कहा कि जिसके पास लगवाना चाहते हैं उसका नाम नहीं। वो तब ही होगा अगर पहले कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अगर आगे बात आगे जी, इफ एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड, कि अगर फाइल होती है तो देखा जाएगा कि कितने एडमिनिस्ट्रेटिव जज, वो स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल है, उनमें से किसके पास भेजा जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं कि जी, एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। अब यहां पर ड्राफ्टिंग की बात आ गई कि आपने जो इजेक्टमेंट या कोई भी एप्लीकेशन स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल को फाइल करनी है, तो उसकी ड्राफ्टिंग का पर कैसे की जाएगी। An application under subsection 1 shall contain a concise statement of facts, the relief claimed, and shall be accompanied by copies of all relevant documents in possession of the applicant. जरा बताइएगा concise statement का क्या मतलब है और ये कहाँ डिफाइन किया गया है। To the point सीपीसी में कहीं concise statement डिफाइन किया गया है, या इस स्टैट्यूट में कहीं कंसाइज स्टेटमेंट ना इधर डिफाइन किया गया ना वहां डिफाइन किया गया। लेकिन आप ऑर्डर 6 से थोड़ी सी गाइडेंस जरूर ले सकते हैं। ऑर्डर 6 ने बताया था कि प्लीडिंग्स कैसी होंगी, क्या बताया था ऑर्डर 6 में? अच्छा, टू द पॉइंट के अल्फाज वैसे यूज नहीं हुए। अगर अल्फाज आपके जेहन में घूम रहे हो तो बताइएगा। मटीरियल फैक्ट्स उस कहा था कि मटेरियल फैक्ट्स हैव टू बी मेंशन्ड, और मटेरियल फैक्ट्स कैसे मेंशन होंगे ये भी बताया। किस तरीके से? प्रिसाइज फॉर्म में, टू द पॉइंट। जिस तरह आपने बात कही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, टू द पॉइंट। अब अगर टेनेंट कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो कंसाइज स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? उसके पर्टिकुलर्स मेंशन होंगे, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन मेंशन होगी, उसके अलावा रेंटल एग्रीमेंट जितनी देर था वो मेंशन होगा। ठीक है, जो वायलेशन हुई है वो वायलेशन। ठीक है। और अगर लैंडलॉर्ड जा रहा है एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो फिर
कंसाइज स्टेटमेंट में क्या क्या कुछ लिखना अहम है। अगर डिफॉल्टर है तो डिफॉल्ट मेंशन किया जाएगा और यह भी लिखा जाएगा कि किस अरसे से उसने डिफॉल्ट शुरू किया है। इसको इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है कि नाउ ही इज डिफॉल्टर, आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी कि इतने अरसे से लेकर इतने अरसे तक उसने किराया नहीं दिया और अभी तक अदा नहीं करा। आगे आगे जी, इफ द एप्लीकेशन इज फॉर एविक्शन ऑफ अ टेनेंट द लैंडलॉर्ड शैल सबमिट हिज एफिडेविट एंड एफिडेविट्स ऑफ not more than 2 witnesses along with the eviction application. स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल के पास टेनेंट भी जा सकता है, लैंडलॉर्ड भी जा सकता है, और अगर लैंडलॉर्ड गया है, पिटीशन फाइल की है और पिटीशन है एविक्शन की, इजेक्टमेंट पिटीशन की, तो यहाँ पर बता दिया है कि ना सिर्फ वो अपना एफिडेविट देगा बल्कि कितने विटनेसेस के एफिडेविट दे सकता है, 2 विटनेसेस के एफिडेविट देगा एविक्शन एप्लीकेशन के साथ। एफिडेविट का आपको कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज एन एफिडेविट? बयान हल्फी क्या होता है? कैसे, कहाँ ओथ लेते हैं इसका, किस तरीके, किसके पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है? ये ओथ कमिश्नर के पास। प्रैक्टिकली जो हो रहा है और जो होना चाहिए इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। तरीकाकार ये है कि जिसने एफिडेविट पर दस्तखत किए हुए हैं वो ओथ कमिश्नर के पास जाए, वहां जाकर बकायदा ओथ ले कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है ये सच है, और ओथ कमिश्नर उसके एक रजिस्टर मेंटेन करे और उसके अंदर उसका इंदराज करे। प्रैक्टिकली आप देख चुके हैं कि क्या चल रहा है। आगे आगे जी, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। सिविल केसेस आपने देखे होंगे, जो सिविल सूट फाइल करता है उसको क्या कहते हैं, और जिसके खिलाफ फाइल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट सीपीसी ने आपको बताया कि डिफेंडेंट अगर कोर्ट में पेश नहीं होता तो क्या किया जाएगा, एक्स पार्टी डिक्री, पहले एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, और अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के बावजूद वो नहीं आता तो फिर एक्स पार्टी डिक्री। इसी तरीके से एक्स पार्टी का कॉन्सेप्ट रेंट लॉज में भी है। इफ एक्स पार्टी ऑर्डर इज पास्ड मे अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर विद इन 10 days ऑफ नॉलेज अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर लीव टू कॉन्टेस्ट। अगर टेनेंट के खिलाफ एविक्शन की एप्लीकेशन फाइल हुई है और उसके नॉलेज में नहीं आया और एक्स पार्टी एविक्शन ऑर्डर हो गया है, तो जैसे ही उसको पता चला कि एक्स पार्टी एविक्शन ऑर्डर हो गया है तो नॉलेज के बाद कितने दिन के अंदर अंदर, 10 days के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन फाइल करेगा और साथ ही क्या दे देगा, लीव टू कॉन्टेस्ट। ये लीव टू कॉन्टेस्ट क्या होती है? ये संडे ट्रायल इंटरेस्ट है, संडे प्रोसीडिंग होती है इसकी। क्योंकि सर एक पहले वो यानी कि नहीं आया कोर्ट के अंदर, तो अब उसको लीव टू कॉन्टेस्ट देनी पड़ेगी ताकि मेरी बात सुनी जाए। लीव टू कॉन्टेस्ट, चलें अभी आगे देखते हैं लीव टू कॉन्टेस्ट का भी। ये टोटल प्रोसीडिंग चलेगी कितनी देर, मतलब इन्होंने कोई लिमिटेशन दी है कि इतनी देर में ये डिसीजन हो जाएगा कोर्ट का, कि ये लेंथी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है? स्टैट्यूट ने प्रोसीडिंग टाइम तो बताया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से शाज़ो नाज़र ही है कि कोई इजेक्टमेंट पिटीशन उस टाइम के दरमियान या उसके दौरान हुई हो। और वो टाइम कितना है ये अभी देखते हैं आगे इसमें आता है। अच्छा, इफ एक्स पार्टी ऑर्डर इज पास तो वो अप्लाई करेगा। अच्छा, अगर कोई टेनेंट एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, एप्लीकेशन उसने फाइल कर दी है, साथ लीव टू कॉन्टेस्ट भी फाइल कर दिया है, और उस एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वो फिर से गायब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? डीएनपी जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, उसको खारिज कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर वो पेश होता रहता है और वो सफिशिएंट कॉज देता है कि इस वजह से मैं पेश नहीं हो सका, नोटिस कभी मेरे तक सर्व ही नहीं हुए, मेरे नॉलेज में आया ही नहीं, इसने नोटिस मुझे पहुंचने ही नहीं दिए, या जानबूझकर पिटीशन के अंदर एड्रेस कोई और लिखा है और जब नोटिस भरता था, समन भरता था और एड्रेस मेंशन करता था, वहां पर कोई और एड्रेस लिख देता था जिसकी वजह से नोटिस नहीं पहुंचा, तो फिर एविक्शन ऑर्डर सेट असाइड कर दिया जाता है और केस
फिर दोबारा से रिवाइव होकर शुरू से हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं लीव टू कॉन्टेस्ट क्या है। A rent tribunal shall not allow a respondent to defend the application unless he obtains leave to contest. अच्छा, ये लीव टू कॉन्टेस्ट उस सूरत हाल का जिक्र हो रहा है जब एक्सपर्ट ऑर्डर हुआ होगा? नो, एक्सपर्ट ऑर्डर नहीं भी हुआ और वो पेश हो गया है, इवन देन ही हैज टू फाइल लीव टू कॉन्टेस्ट. Subject to this act, a respondent shall file an application for leave to contest within 10 days for his first appearance in the rent matter. 10 days, मैंने इसको हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 days. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे. ये बड़ा अहम है. हाँ, ये बड़ा है. कई दफा ऐसे होता है, यहाँ पे हमारे दोस्त बड़ी गलती करते हैं और जजेस कई दफा हंसकर कहते हैं ठीक है भाई आप ले लें मौका. अब होता क्या है, एक इजेक्टमेंट पिटीशन चल रही है, टेनेंट उसमें पेश हुआ 10 मार्च को. अब जरा डेट्स थोड़ा ज़हन में रखिएगा, फिर आप इसको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं. 10 मार्च को टेनेंट पेश हो गया और कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स में कहा कि अब आप लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल करें और डेट डाल दी 25 मार्च. अब सेक्शन 22 के तहत लीव टू कॉन्टेस्ट कितने दिनों में फाइल करनी थी? विदिन 10 डेज. और कोर्ट ने डेट क्या डाल दी? अमूमन वैसे ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, कई दफा 10 डेज से कम डेट्स की ड्यूरेशन की डेट भी डाली जा सकती है, लेकिन अगर 25 तारीख डाल दी है तो अब आप क्या 25 तारीख का वेट करेंगे? आपने क्या करना है, 10 दिनों के अंदर अंदर लीव टू कॉन्टेस्ट तैयार करनी है. जज साहब के पास जाना है, वो उस पर हमरा मिसल का ऑर्डर कर देंगे और फिर अहलमत जो रिकॉर्ड कीपर होता है उस लीव टू कॉन्टेस्ट को मिसल का हिस्सा बना देंगे और 25 तारीख को 25 मार्च को जब वो फाइल लगेगी तो ऑलरेडी लीव टू कॉन्टेस्ट उसका हिस्सा होगा. अब हम लोग ब्लंडर क्या करते हैं, गलती नहीं मैं कहूंगा ब्लंडर, 10 मार्च के बाद 19 मार्च डेट पड़ गई या 20 मार्च डेट पड़ गई. अब उस दिन लास्ट डे था लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल करने का. लीव टू कॉन्टेस्ट किस वजह से वकील साहब नहीं तैयार कर सके, वो जज साहब को रिक्वेस्ट करेंगे सर काइंडली एक्सटेंड कर दें टाइम. क्या ऐसी सिचुएशन में एक्सटेंशन हो सकती है? नहीं. चले जज एक्सटेंड कर भी देता है, जज साहब कहते हैं ठीक है भाई अगली पेशी पर फाइल कर दें. जज साहब उनका राइट क्लोज नहीं करते. जज साहब ये नहीं लिखते कि हेयर बाय हिज राइट टू सबमिट लीव टू कॉन्टेस्ट इज स्ट्राइक आउट, वो नहीं लिखते, 25 तारीख डाल देते हैं. अब आप सेटिस्फाइड होंगे कि ठीक है मेरा राइट क्लोज नहीं हुआ, मैं 25 तारीख को लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल कर देता हूं. तो आप 25 तारीख को लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल कर देते हैं. उस लीव टू कॉन्टेस्ट का स्टेटस 25 तारीख को क्या होगा? नॉन एडमिसिबल होगा, टाइम बार्ड है, दैट इज टाइम बार्ड. सफाई मिसल पर आ गई है लेकिन टाइम बार्ड है तो उसको फिर कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए 10 डेज का मतलब है 10 डेज. तो इसमें कोर्ट भी फिर कुछ नहीं कर सकते. अच्छा, लीव टू कॉन्टेस्ट का फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? ऊपर आपने कभी किसी प्लेंट की रिटन स्टेटमेंट बनाई है, कभी तैयार की है, इत्तेफाक हुआ है, ड्राफ्टिंग शुरू की है कि नहीं की अभी तक? कोशिश कर रहे हैं. कोशिश से थोड़ा सा आगे को चलें. अब ड्राफ्टिंग के बगैर सिविल लिटिगेशन तो हो ही नहीं सकती. क्रिमिनल लिटिगेशन में थोड़ा बहुत गुजारा चल जाएगा, बेल पिटीशन एक सफ़े की तैयार कर ली, लेकिन सिविल ट्रायल करना है, सिविल दावा दायर करना है, ड्राफ्टिंग के बगैर गुजारा नहीं है आपका. ड्राफ्टिंग की तरफ लाजमी तवज्जो दें, लीगल रिसर्च की तरफ तवज्जो दें और लीगल रिसर्च करते हुए जो जजमेंट्स के अंदर लैंग्वेज होती है, कोई ग्राउंड्स होती हैं, उसको बेशक अपनी प्लीडिंग्स में इनकॉर्पोरेट करें. अच्छा, लीव टू कॉन्टेस्ट, अगर मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि आपने कभी, आप में से अगर किसी ने हाथ खड़ा करके बताइएगा किसी दावे का जवाब दावा तैयार किया है? कोई भी नहीं बेटा. 1 2 3 4. किसी प्लेंट का रिटन स्टेटमेंट सिर्फ 4 लोगों ने तैयार किया. ये पता है जवाब दावा क्या होता है? क्या होता है? प्लेंट का जवाब देते हैं. प्लेंट का जवाब, पैरा वाइज जवाब.
जो असर्ट किया गया है प्लेंटिफ की तरफ से प्लेंट में, या admit उसको करते हैं या deny उसको या डिनाई किया जा रहा है या एडमिट किया जा रहा है रिटर्न स्टेटमेंट में, पैरावाइज हर चीज का। और ऑर्डर 6 या 7 शायद है, या देख लीजिएगा, ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट का, नहीं वो प्लीडिंग्स का मैं कह रहा था। ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स इन जनरल, ऑर्डर 7 प्लेन एंड ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट। ऑर्डर 8 में कहा गया है कि डिनाइल की नेचर क्या होगी, स्पेसिफिकली डिनाई करेंगे। स्पेसिफिक, इवेसिव नहीं। इवेसिव होता है हवा में तीर चलाना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता क्योंकि मैं नहीं मानता, वजह नहीं बताई, तो कोई रीजन नहीं है, तो दिस इज इवेसिव डिनाइल। और अगर आपने इवेसिव डिनाइल किया है तो इवेसिव डिनाइल अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। एडमिशन, तो फिर इसका मतलब है कि उसका तो फायदा ही नहीं हुआ, तो स्पेसिफिक डिनाइल। आपने जो लीव टू कॉन्टेस्ट सबमिट करनी है वो भी एक रिटर्न स्टेटमेंट की तरह ही सबमिट करनी है, जैसे रिटर्न रिप्लाई आप तैयार करते हैं। आपने देखना है कि पटिशनर ने, लैंडलॉर्ड ने पैराग्राफ नंबर 1 में क्या लिखा, आप उसका क्या जवाब देना चाहते हैं। कोई फैक्ट एडमिट करना चाहते हैं, कोई डिनाई करना चाहते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, हर पैराग्राफ को स्पेसिफिकली हर फैक्ट का आपने जवाब देना है, और जो आपने डिनाई करना है उसका स्पेसिफिक डिनाइल करना है। लेकिन आपने जिस तरह रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट की हेडिंग क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट। तो आप लीव टू कॉन्टेस्ट तैयार कर रहे हैं, फॉर्मेट वही रखें, एडमिट करें, डिनाई करें, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न रिप्लाई की हेडिंग ना दें, ऊपर हेडिंग दे दें लीव टू कॉन्टेस्ट। सर इसकी जो प्रेयर है वो भी सेम रहेगी? जी, आपने यही कहना है कि इसकी रिजेक्टमेंट पटिशन खारिज की जाए और मेरी लीव टू कॉन्टेस्ट एक्सेप्ट की जाए। इसमें पहले करना जरूरी नहीं कि हमें लीव डिफेंड क्यों दिया जाए, ग्रांट किया जाए पैरावाइज अप्लाई से पहले? जी वो तो फिर बताएंगे ना, वो जब आप कोई देखें, अभी मैंने कहा कि स्पेसिफिक डिनाइल, जब आप डिनाई कर रहे हैं कोई चीज़ तो रीज़न देंगे कि इस वजह से, तो वहाँ पर वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप चाहते हैं आप वो बात करें जो अक्सर प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं, अगर आप चाहें तो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकते हैं, उसके अंदर लिख दें, लेकिन आगे जाकर भी आप, लेकिन अगर वहाँ लिख दिया तो आगे फिर मज़ीद डिटेल हर पैराग्राफ में रिपीट करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ये जो अभी मैंने आपको कहा कि इसका फॉर्मेट ये हो सकता है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये भी सेक्शन 22 ही कहता है, एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू कॉन्टेस्ट shall be in the form of a written reply stating grounds on which the leave is sought and shall be accompanied by an affidavit of the respondent, copy of all relevant documents in his possession, and if desired affidavits of not more than 2 witnesses। अब आपने लीव टू कॉन्टेस्ट दे दी, रेस्पोंडेंट कौन है इसमें? रिस्पोंडेंट तो इसके अंदर वही होगा ना, प्लेटर। रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ होगा। लीव टू कॉन्टेस्ट कर रहा है ना, तो वो डिफेंडेंट कर रहा है, तो उसका जो है रिस्पोंडेंट वही होगा। वो अच्छा, वो डिफेंडेंट तो है ही नहीं, वो है ही रेस्पोंडेंट। डिफेंडेंट होता है जो सिविल दावे में, सिविल सूट में रेस्पॉन्ड कर रहा हो या जिसके खिलाफ फाइल किया गया हो, दैट पर्सन इज डिफेंडेंट। ये जो पिटीशंस होती हैं या अपील होती हैं या रिवीजन होती है या रिव्यू होती है, जो फाइल कर रहा होता है या तो वो एप्लीकेंट है, अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेंट है, अगर अपील है तो एपिलेंट है, अगर रिवीजन है तो पटिशनर है, इजेक्टमेंट पटिशन है तो पटिशनर है, और जिसके खिलाफ फाइल की जा रही है दैट पर्सन इज रेस्पोंडेंट। तो डिफेंडेंट का वर्ड हमने यहाँ यूज नहीं करना। और प्लीज एक और जगह पर भी एक्यूज को कभी डिफेंडेंट नहीं बोलना, यहाँ पर एक्यूज को डिफेंडेंट नहीं, एक्यूज ही बोला जाता है। अच्छा, लीव टू कॉन्टेस्ट के साथ आपने क्या क्या लगाना है? एंड शैल अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट ऑफ द रेस्पोंडेंट, उसका बयान हल्फी। अब ये बयान हल्फी और लीव टू कॉन्टेस्ट क्या अलग होगा? अलग तो होगा कि डॉक्यूमेंट्स अलग है। एक डॉक्यूमेंट है लीव टू कॉन्टेस्ट का, एक डॉक्यूमेंट है एफिडेविट का, लेकिन इस एफिडेविट के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, उसमें क्या लिखा गया होगा? कोई अलग कहानी? नॉर्मली यही लिखा जाता है कि जो भी लिखा है इट इज ट्रू टू बेस्ट। बस एक एफिडेविट दे दिया कि जी जो लिखा है वो करेक्ट है। वो कहाँ लिखा है? वो एफिडेविट किस चीज का है? तो ये भी कंसिडर किया जाता
हाँ, अब आप उस तरफ गए हैं। मैं अब आपको एक मशवरा जो मैं दूंगा ना वो ये होगा कि शॉर्ट एफिडेविट ना बनाया करें। शॉर्ट एफिडेविट हाई कोर्ट में भी कई जगहों पर चल जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने ज़्यादातर कहा है कि जी लॉन्ग एफिडेविट। शॉर्ट ये होता है कंटेंट्स ऑफ अकम्पनीड petition application are correct and true according to my knowledge and belief and nothing has been misstated। वो ऊपर एक लाइन आती है ना कि I the above named deponent do hereby solemnly declare and affirm on oath, उसके बाद ये 3 लाइनें लिख दी जाती हैं। तो जब आपने इसका एफिडेविट तैयार करना है वो लाइन लिख कर लीव टू कॉन्टेस्ट के जितने भी कॉन्टेंट्स हैं उस सारे को यहाँ पर रीइटरेट कर और वो एफिडेविट साथ लगा लीव टू कॉन्टेस्ट के सारे, क्योंकि बेसिकली वो किस चीज़ का पेनल्टी दे रहा है, वो यही दे रहा है कि जी लीव टू कॉन्टेस्ट में जो बात मैंने लिखी है मैं हलफ पर कहता हूं कि ये बातें हकीकत पर मबनी है, मैंने झूठ नहीं बोला। प्लेन में भी इस तरह किया जा सकता है, प्लेन तो सारा नहीं ना देखा। अब आप प्लेंट पूछ रहे हैं, आप प्लेंट पूछेंगे ना तो मैं सिविल साइड पर जाऊंगा। नहीं, आप कह रहे हैं एफिडेविट को, तो फिर एफिडेविट के रिलेटेड आप मैं फिर बात करता हूं, आप प्लेंट कह रहे हैं तो मैं सिविल सूट की तरफ जाऊंगा। यहाँ प्लेंट का वर्ड हमने कहीं अभी तक पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, हमने एप्लीकेशन पढ़ा है। प्लेंट का मतलब सिविल दावा, सिविल दावे के साथ एफिडेविट नहीं लगता, लेकिन कुछ ओथ पर कुछ तो होता है, वेरिफिकेशन होती है ओथ पर, जिसमें कहा जाता है कि इस प्लेंट के जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त हैं। रिटन स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन होती है कि नहीं होती? क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है नहीं होती। होती है, होती है। वो इसलिए कि लॉ ने ये नहीं कहा कि प्लेंट हैज टू बी वेरीफाइड, लॉ ने कहा है प्लीडिंग्स हैव टू बी वेरीफाइड, और प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 रूल 1 CPC। अब आपने पूछा कि पटिशन आप पूछना चाहते थे, आपने प्लेंट कह दिया। पटिशन का भी एफिडेविट लगेगा अलग से, उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी क्योंकि वो प्लेंट नहीं है। अगर डिफॉल्ट का है तो आप बैंक स्टेटमेंट साथ लगा सकते हैं साथ। सबसे पहले तो यही हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया। और सर अगर कोई उसकी इमोरल एक्टिविटी है तो उसका प्रूफ, कोई अगर इमोरल एक्टिविटी है या उसने कोई डैमेज पहुंचाया प्रॉपर्टी को तो उसका कोई प्रूफ लगाए। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, यस, टाइटल डॉक्यूमेंट। आपने कोर्ट को यह भी तो बताना है कि जी मैं जो इसको निकलवाने के लिए आया हूं ना, मैं ही इसका मालिक हूं, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट अगर लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ ओरल है, उससे ये तो चीज साबित नहीं हो रही कि वाकई लैंडलॉर्ड भी इस प्रॉपर्टी का मालिक है। अच्छा, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट अलाउ लीव टू कॉन्टेस्ट टू अ रेस्पोंडेंट अनलेस द एप्लीकेशन डिस्क्लोजेस सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओरल एविडेंस। अब इसका यह मतलब है कि लीव टू कॉन्टेस्ट अगर आ गई है तो ऑटोमेटिकली खुद ही से लीव टू कॉन्टेस्ट आने की वजह से लीव टू कॉन्टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होने वाली। अब कई दफा ऐसे होता है कि रिटन फॉर्म में टेनेंसी एग्रीमेंट मौजूद है, बेशक रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ, और जब लीव टू कॉन्टेस्ट आई तो उसने आकर डिनाई कर दिया कि जी मैं तो इसका टेनेंट हुई नहीं। आप अगर जुडिशियल ऑफिसर होते, स्पेशल जज रेंट होते, तो क्या करते? देयर एग्जिस्ट अ रिटन टेनेंसी एग्रीमेंट, आप क्या करते? प्रोड्यूस तो हुआ है वो, आपने देख लिया कि ये मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और इसकी ग्राउंड ये है कि जी मैं इसका टेनेंट ही नहीं हूं या मैंने डिफॉल्ट नहीं किया। अगर डिफॉल्ट कहेगा नहीं किया तो फिर तो बैंक स्टेटमेंट बताएंगे ना, ठीक है। और अगर वो और बैंक स्टेटमेंट उसने प्रोड्यूस कर दी है कि जी 3 महीने तक इसने बैंक में दिया है, उसके बाद की बैंक स्टेटमेंट देख लें, कोई ऐसी अमाउंट नहीं आई, और रेंट एग्रीमेंट भी एक्सपायर हो चुका हुआ है। इस सिचुएशन में बतौर जुडिशियल ऑफिसर आप फौरी तौर पर क्या करते हैं? सुनने के बाद, यस, वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। आगे फिर क्या करते हैं आप? रिजेक्ट करते हैं उसको। इजेक्ट करने के लिए लीव टू कॉन्टेस्ट को क्या करते हैं? इसको रिजेक्ट करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, लीव उसको इजेक्टमेंट पिटीशन को। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ओरल एग्रीमेंट था,
रिसीट्स भी कोई नहीं है, और टेनेंट ने लीव टू कॉन्टेस्ट में कह दिया है कि जी मैं तो इसका टेनेंट हुई नहीं, ओरल एविडेंस तो फिर लीव टू कॉन्टेस्ट क्या होगी? फिर एक्सेप्ट होगी और फिर एविडेंस मंगवाई जाएगी, पूरा ट्रायल चलेगा। पटिशनर लैंडलॉर्ड पहले आएगा, उसकी एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर टेनेंट, फिर फाइनल ऑर्डर में कोर्ट रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन देगी। इस तरह के केसेस में इशू इसी पॉइंट पर फ्रेम होता है, वेदर देयर एग्जिस्ट्स एनी रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बिटवीन द पार्टीज। अपील, हर ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर अपीलेबल होता है। अपील सेक्शन 28 के तहत फाइल की जाती है। किस फोरम में अपील होनी चाहिए इसकी? सेशन जज नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज खुद भी सुन सकता है, और क्या कर सकता है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को मार्क कर सकता है। तो इस साइड पे चूंकि गुफ्तगू हो रही है, तो तमाम दोस्त उस साइड से कोई बता सकता है कि जी सेशन जज के पास क्यों नहीं रेंट की अपील कानून के अंदर दे दी गई? मैं बस यही पूछना चाह रहा था। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। बताइए जी, इन्होंने कहा सेशन जज के पास अपील होगी, आप में से बता दे सेशन जज के पास क्यों नहीं अपील हो रही? सर वो हालांकि वही बंदा है। आप उधर बैठे हुए, क्यों उन कानून में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वैसे अमूमन एक ही होता है बंदा वगैरह, बट यहाँ पे उन्होंने सेशन जज क्यों नहीं लिखा? ये बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही, यही है ना, तो सोच के सही जवाब तक आप पहुंचे। बिकॉज सेशन जज के पास इसलिए भाई नहीं लगी हुई बिकॉज वो फौजदारी की साइड पे होता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज ही होगा। तो सेशन जज मिल गया, सेशन कोर्ट भी नहीं बोलना था, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोले, डिस्ट्रिक्ट जज बोले तो उसके पास जाए। ठीक सर। अच्छा, अगर अपील खारिज हो जाती है तो सेकंड अपील करेंगे आप? कोई सेकंड अपील की प्रोविजन नहीं है। फिर आप रिट जुरिसडिक्शन में, क्योंकि जहां पर कुछ नहीं हो सकता, कोई और एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन फाइल रिट पिटीशन। अच्छा, ये अक्सर इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं। इंटरिम ऑर्डर्स क्या होते हैं? जो ड्यूरिंग ट्रायल के जज देते हैं, डे टू डे एडजर्नमेंट वगैरह वगैरह। इंटरिम, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लीव टू कॉन्टेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और आप लैंडलॉर्ड हैं एंड यू फील योरसेल्फ एग्रीव्ड ऑफ दैट ऑर्डर। सर इंटरिम ऑर्डर है, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप एग्रीव्ड हैं, आप क्या कर कर ही नहीं सकते आप कुछ नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट रेमेडी लाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई फाइनल डिक्री है या फाइनल ऑर्डर है, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। अपील तो नहीं लाई कर सकती, रिवीजन भी नहीं है, जी सर। रिव्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, जी सर। तो फिर क्या कुछ भी नहीं होगा? फिर बैठ जाए। नहीं सर, क्योंकि अभी तो यानी कि सिर्फ हुई है, अभी आगे कोई और जवाब बताए प्लीज। क्या करेंगे अगर इसको कहते हैं लीव बीच में एक्सेप्ट, इसको कहते हैं लीव एक्सेप्ट हो गई है, आप अपील भी नहीं कर सकते, रिव्यू भी नहीं कर सकते, रिवीजन भी नहीं कर सकते, तो कोई और दोस्त बता दे क्या होगी? वो कह रहे हैं कि राय रिट गई है, तो हाँ, वही कह देते हैं, रेट ही करेंगे। क्योंकि और कुछ इनमें से बचता नहीं है, रिट ही बच गई है तो वो कर देते हैं। तो रिट इसमें की जा सकती है, वही बात कि वेयर देयर इज नो अदर एफिकेशियस रेमेडी, लेकिन कोई ना कोई जवाब उसमें होना चाहिए। रिट में भी एक चीज आती है, ये चूंकि उसके ऊपर फाइनल ऑर्डर हो गया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टे हो जाता है या सब्जेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ मनीज वगैरह बीच में स्टे हो जाता है, या कोई उसके अगेंस्ट रिट हो सकती है। उसके खिलाफ तो हम यानी कि कोर्ट के अंदर भी जाके कर सकते हैं। सॉरी, आप रेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कोर्ट्स का ज्यादा रुझान ये होता है कि वो कहते हैं इंटरिम और इंटरलॉकेटरी इस नौयत के मामलात में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो वहां पे ये करके, यहाँ पे तो लीव का थोड़ा सा सब्सटैंशियल चीज़ है, मोर ऑफ अ फाइनल नेचर की चीज़ होती है, ये वहाँ पे आपको टेंडेंसी नज़र आएगी। नुक्ता आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हर चीज़ में जिसमें रिट में आप जाएंगे, आगे से आपको ये नुक्ता बता रहा हूँ कि उन्होंने ये सवाल आपसे करना ही करना है पहले। अगर आप इसकी तैयारी करके नहीं आएंगे कि वाई दे शुड इंटरफेयर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट जुरिसडिक्शन, खारिज होगी रिट। और इंटरलॉकेटरी पे काफ़ी केस लॉ आ गया हुआ है कि इंटरिम नॉयर के जो ऑर्डर्स होंगे उसके अंदर नहीं अलाउ होते। ये
इंटरलॉकटरी ऑर्डर्स के मुतालिक काफ़ी ऑब्जर्वेशन ही हैं। अच्छा, अपील में कोर्ट फीस लगती है कि नहीं लगती? रेंट मैटर्स में, सिविल मैटर्स में तो लगती है। अगर नीचे सिविल दावे में कोर्ट फीस लगेगी तो यहाँ भी कोर्ट फीस लगेगी। अपील में कोर्ट फीस 7.5% के हिसाब से रेंट मैटर्स में लगेगी, लेकिन वो देखा जाएगा कि अगर 7.5% के हिसाब से 15,000 से ऊपर जा रहा है तो फिर मैक्सिमम कोर्ट फीस तो वही 15,000 है। इसमें इस पॉइंट पर जजमेंट है रिट पिटीशन नंबर 21407 2014। ये आप स्लाइड्स तो मिल जाएंगी ना? ये स्लाइड सारों को शेयर हो गई हुई ग्रुप में। जी, दैट्स फॉर ऑल। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। कोई इसके मुतालिक, कोई रेंट मैटर्स के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम पूछ लेते हैं। जी पूछिए। यस, हम कहते हैं that appeal is continuation of trial. So why is there a fee charge? जब हम कह देते हैं it's a continuation of trial, तो फिर उसके लिए तो फीस नहीं होती। उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल तो कहा जाता है, लेकिन एक फॉरम आप एग्जॉस्ट कर चुके हुए हैं सारा, जैसे सिविल केस है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हम क्योंकि इस वक्त रेंट मैटर्स की बात कर रहे हैं, जब इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल होती है, क्या उसके ऊपर 15,000 की कोर्ट फीस लगाई जाती है? ये नॉलेज है किसी के पास? नहीं लगती। मैडम का अगर जो नुक्ता है ना, अगर आपकी मैडम बात वगैरह ले ली जाए तो फिर ठीक है, सारे मामला तो ऑल द वे अप टू द सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इब्तदा के अंदर इस ट्रायल के लेवल के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी कोर्ट फीस ले लेनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन के अंदर है। बात यह है कि हर स्टेज के ऊपर आपको उस स्टेज के अंदर जो खर्चा गवर्नमेंट का हो रहा होता है उसके इक्विवेलेंट वो मांग रहे होते हैं अपना शेयर वगैरह, या अपने एक्सपेंसेस की मद में कोर्ट फीस का। सो इसलिए अगले स्टेज के ऊपर इसलिए मांगा जाता है। अगर कंटिन्यूएशन वाली बात होती तो 1 गो के अंदर ही आपसे 1.5 लाख रुपए मांगा जाता कि ये तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ही जाना है, तो हर बंदा जो कि सेटल जिसका सिविल कोर्ट से ही होता है और आप अपील नहीं जमा करवाते उसको कहेंगे कि जाने की जरूरत ही नहीं, तो मुफ्त में तो नहीं हो सकता अपील, और उसके बाद रिवीजन, और उसके बाद रिट, और उसके बाद प्रायर नोटिस, लीगल नोटिस विदाउट एनी पर्पस, क्योंकि कि मुझे बस आपको नहीं देनी, मुझे अब ये प्रॉपर्टी आपको नहीं देनी रेंट पे, मुझे नहीं देनी आपको रेंट पर, यानी टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है कि अभी चल रहा है? चल रहा है। वो कहता है कि आगे मैं मजीद आपको यहाँ पर नहीं रहने देना चाहता, यही आप कह रहे हैं। ये तो लीगल नोटिस है। देखिए, इस लीगल नोटिस की अहमियत तब तक नहीं है अगर इसको आपने रेंट एग्रीमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ। अगर आपने किया हुआ था कि 1 मंथ का नोटिस दिया जा सकता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं उसमें मेंशन तो फिर आप, क्योंकि इस तरह की चीज़ स्टैट्यूट ने नहीं कही, तो फिर आप नहीं कर सकते। और एक उसमें आपने ये लिखवाना है 1 मंथ के नोटिस में मैं खाली करके दूंगा, सिर्फ मेरा नोटिस वगैरह नहीं, कि अगर मैं करूंगा तो आप उसी अंदाज के अंदर उसी तरीके से ये देंगे दोनों, और वो भी दे सकता है आपको अगर उसने खाली करके जाना है टाइम से पहले। क्वेश्चन है, हमने अक्सर देखा है कि कोर्ट्स के अंदर केस आता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इन पीरियड ऑफ 1 मंथ कि मैं घर खाली करके दूंगा, लेकिन जब उसको नोटिस दिया जाता है इस बात का कि आपने अगले महीने घर खाली करना है, वो कोर्ट पहुंच जाता है जहाँ स्टे लेने की कोशिश करता है, तो इसके खिलाफ हम क्या यानी कि रेमेडी ले सकते हैं? इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप कोर्ट में जाएं और कहें कि जी मैं इसको, देखिए अगर वो ना भी जाता तो क्या आपके पास अथॉरिटी थी कि आप उसको इलीगली डिस्पोजेस करते? आपने तो रिजेक्ट, अगर वो स्टे ले भी लेता तो आपको क्या फ़र्क पड़ा? आप कोर्ट में जाकर कह दें कि भाई मैं इसको इलीगली डिस्पोजेस नहीं करता, मैं तो इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करूँगा। अब वो नहीं जा रहा, तो आप कानून को अपने हाथ में तो नहीं लेंगे, आप इजेक्टमेंट पिटीशन ही फाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एविक्शन की वन ऑफ द ग्राउंड्स हैं कि रेंट एग्रीमेंट हैज़ एक्सपायर्ड। तो इसका मतलब है कि लॉ ने आपको ये इजाज़त नहीं दी कि रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका हो तो खुद से कुछ करना शुरू कर दो। प्रॉपर्टी के अंदर अगर मुआयद, आई डोंट नो, शायद इसका जवाब, अग्रीमेंट के अंदर ड्यूरेशन नहीं लिखी तो वहाँ पे क्या प्रिज्यूम किया जाता है? हमेशा के लिए 1 साल की कहाँ से, आपने 11 महीने की कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं लिखा हुआ
टाइम पीरियड ही नहीं लिखा हुआ। नोटिस का ड्यूरेशन ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। हाँ, हमेशा के लिए आपकी प्रॉपर्टी ले ली, आप लिखना भूल गए, तो बाद में आप जाके क्लाइंट को कहा कि लिखना भूल गए, तो अब तो तेरा ये टेनेंट हमेशा once a tenant is always a tenant. डिस्प्यूट राइजेस का वो चलता रहेगा नहीं। इट्स कंसिडर टू बी टेनेंसी एट विल सब्जेक्ट टू नोटिस। आप नोटिस देंगे और आप उसको खाली करने के लिए कहेंगे कि इट विल टिल सच, दोनों पार्टीज ने एग्री किया था जब तक वो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं। वन पार्टी वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट, सो टेनेंसी एट विल। जी देखें, जो एडवांस है ना, वो तो अक्सर होता है कि 3 महीने का एडवांस। तो अगर 3 महीने का एडवांस आपने पहले ही दे दिया है तो ऑब्वियसली 3 महीने का किराया तो आप नहीं दे रहे, तो उसकी तो रीइंबर्समेंट होती कोई नहीं। सिक्योरिटी की अगर वो नहीं आपको वापस कर रहा सिक्योरिटी के अमाउंट, तो उसके लिए भी आपके पास रास्ता तो फिर वही है, स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल। एक आई डोंट नो इसका आपसे सवाल वगैरह किया गया है कि नहीं। डिफ़ॉल्ट मैं लैंडलॉर्ड की तरफ से हूँ, डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए मैं कहता हूँ मैं नहीं लेता तेरे से पैसे। जी, ये तो हमने हो गई हुई बात, क्या करेंगे आप? बताइए ज़रा, ताकि पता चल जाए कि सोए तो नहीं हुए। तो सर मनी ऑर्डर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले तो मोड ऑफ पेमेंट जो है वो हम नहीं, मैं नहीं लेना चाहता यार, तुम्हारा चेक भी नहीं मैं रिसीव करना चाहता, मैं जमा ही नहीं कराता तो डिफ़ॉल्ट। सॉरी, मनी ऑर्डर नहीं यार, उसके क्या बाद होंगे कोर्ट हमारे, में जाएंगे फिर उसके तो सो रहे थे लगता सारे। सर मनी ऑर्डर करेंगे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, और नहीं यार, बैंक कोर्ट में, बैंक अकाउंट में, मनी ऑर्डर एप्लीकेशन देंगे कि बैंक अकाउंट तो मैं नहीं पता उसका। आधी बात आपने जहन में रखी, आधी बात अभी नहीं बता। ट्रिब्यूनल जाएंगे तो 5% ऑफ अमाउंट देंगे और फिर 5% ऑफ अमाउंट क्यों देंगे? पूरा रेंट देंगे। 5% तो तब आएगा अगर रजिस्टर्ड ना हो तो वो तब। मैंने खुद से समझ लिया कि हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। यार, यू हैव द एबिलिटी टू अप्रोच द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक केस ऐसा चल रहा है कि रेंट अग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, दूसरी पार्टी ने आके ये कहा कि जी हमने ओरली एक्सटेंड कर लिया हुआ है, उस टाइम पीरियड के अंदर कब्जा लेने के लिए रिटर्न उसने किया हुआ, पर्चे हमने उस पर कराए हुए, और हमने कोर्ट के सामने जाके कहा कि मैंने इस पे पर्चे कराए हुए, मैंने इससे लिए नहीं, पहले कैश चेक के जरिए सारे पैसे आ रहे थे, अब कहता है कि मैंने कैश मुझे ये दे दिए हैं सारे के सारे। तो वहां पे जाके बात ये नुक्ता हमने रेज किया कि इट वाज अप टू हिम टू डिपॉजिट इन कोर्ट। अगर उसने करना होता, मैंने तो नहीं एक्सेप्ट करने थे, मैं तो उसमें पर्चा करवा रहा था 15 और चीज़ों के लिए। तो सर्कमस्टांसेस से ये नज़र आता है कोर्ट ने हमारी बात मानी है उस मुकदमे में, उसकी स्टे की कॉन्फर्मेशन का कंफर्म भी हुआ है, उसके अगेंस्ट सब हाई कोर्ट के अंदर अगले हफ्ते में केस लगा हुआ है। सो लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर वो सर ने कहा था कि जो हम पुलिस स्टेशन में रहते यार गुफ्तगू नहीं प्लीज। रेंट की, वो अलग होती है, किसी और कानून के तहत होती है, वो करने के बाद किस कानून के तहत होती है, या धोखा नहीं पड़ेगी एक जो ये वो अलग से देखें। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5 साल का करवाया होगा ये रेंट एग्रीमेंट, तो आपको 3 रजिस्ट्रेशन उसकी हो सकता करवानी पड़ेगी। एक तो स्टैट्यूट के तहत, फिर एक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, और फिर एक वो जो कंसर्न थाना है उसके तहत। लेकिन उसका इससे वो आप देख लीजिएगा, उसका स्टैट्यूट का हेडिंग मुझे अब जेहन में नहीं है। वो आइडिया हमें होना चाहिए ना कि सेक्शन के तहत वो पावर दी गई है कि वो ये रैंडम हमसे रिसीव करे, वेरिफिकेशन करे। इसकी पुलिस वाले कह रहे हैं वो जो पुलिस वालों के पास थाना आई में भी है। चेकअप ऑनलाइन करके आपको चेक वो करके आप गूगल पे चेक कर लें, वो स्टैट्यूट आप देख लें, उसमें प्रोविजन देखें कब इनकॉर्पोरेट हुआ है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन उसको अगर वो रजिस्टर ना, उनके पास रजिस्टर ना हो तो उसकी कोई वो इफेक्टिवनेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता पुलिस के। यहाँ पर कोई रेंट मैटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। सर उसमें जो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी होती है ना, वो कंसर्न थाने के अंदर सबमिट करवाई जाए, जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन। लेकिन वो उनका सवाल है कि वो कौन सी प्रोविजन है, स्टैट्यूट कौन सा है, वो ये मैं पूछना चाहते पढ़ा भी था, कोई अलहदा कोई आया था सिक्योरिटी वाले के अंदर ये करने के लिए। ओके, तमाम दोस्तों को अब वी नीड टू, हमारे अगले लेक्चरर भी हमारे दरमियान और बहुत दूर से हमारे दरमियान मौजूद हैं। तहे दिल से हम ज़ीशान मलिक साहब का शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने हमेशा की तरह इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा हमें नॉलेज दी।
So it was an honor for us to have you. तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी सामने आ जाएं, एक तस्वीर हो जाए जी जल्दी से प्लीज, so we can move to the next one please. आइए प्लीज. हमारा कब हो रहा है अगला शुरू? एक सेकंड वीडियो बंद कर. आपका कब शुरू हो रहा है?